एपिसोड 241 टू 250। अध्याय 241। वह क्यों नहीं बदलती। उद्धरण। लिवेई ने जीमिंग की ओर देखा और प्यार से उसके चेहरे से बाल हटाकर उसके कान के पीछे कर दिए और कहा, तो फिर हमें क्या खेलना चाहिए। हम। जीमिंग उसकी सहमति देखकर मुस्कुराए और बोली, मुझे नहीं पता। कुछ भी चलेगा, मैं इतनी ऊब गई हूं कि कहीं नहीं जा सकती। उसने जम्हाई लेते हुए झुंझलाहट से कहा। लिवेई ने अपना हाथ उसकी कमर पर लपेट रखा है और वह अपनी थकान का शोक मनाते हुए अपना सिर उसकी छाती पर टिकाए हुए है। लिवेई के मुंह पर मुस्कान आ गई जब उसने देखा कि वह खेल खेलना चाहती है लेकिन अपनी आंखें खोलने के लिए भी थकी हुई थी। दवाइयों की वजह से उसे जल्दी थकान और नींद आ जाती है और उसे आराम की ज़रूरत है। उसका बचकाना व्यवहार देखकर उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से उसे समझाया, तुम जो चाहोगी हम खेलेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें थोड़ा आराम करना होगा। जब तुम उठोगी तब हम खेलेंगे। ठीक है। जीमिंग उसकी बातें सुनकर भौचक्की रह गई। हालांकि उसे थोड़ी नींद और थकान महसूस हो रही थी, पर वह यह मानने से हिचकिचा रही थी क्योंकि वह कुछ खेलना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। उसने भौहें सिकुड़ी और दयनीय निगाहों से उसे देखा और उससे खेलने की विनती की। उसका मनमोहक चेहरा देखकर उसने भौहें सिकुड़ी, जो उससे विनती कर रहा था कि उसे अभी न सुलाए। उसके दयनीय भाव देखकर वह एक क्षण के लिए तो ठिठका, लेकिन फिर उसने मन को शांत किया और कहा, जिद्दी मत बनो। तुम थोड़ी देर सो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ कुछ खेलूंगा। अब लेट जाओ। वह बिस्तर से नीचे सरक गया और उससे लेटने और उसे कंबल ठीक से ओढ़ने का आग्रह किया। वह झुंझला कर बिस्तर पर लेट गई, मुंह नीचे करके, और उसे आरोप लगाने वाली नजरों से देखने लगी। उसने उसकी आरोप लगाने वाली नजरों को नजरअंदाज किया और उसे बिस्तर पर ठीक से लिटाते हुए कहा, सो जाओ। उसने बस उसकी आंखें बंद कर दीं और उसे सुलाने के लिए उसके माथे पर हल्के से थपथपाया। ऐसा करते समय उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह किसी बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रहा है। उसके मन में एक विचार आया, अगर भविष्य में उनके बच्चे हुए तो कैसा होगा। अगर भविष्य में उसकी बेटी हुई तो वह जीमिंग जितनी ही सुंदर दिखेगी। वह उसे लाड़ प्यार से पालेगा और उसे जो चाहे देगा। अगर भविष्य में उसकी बेटी हुई तो उसे डांटने का दिल नहीं करेगा। वह उसे लाड़ प्यार से पालेगा और राजकुमारी की तरह पालेगा। उसे परवाह नहीं कि वह रूखी और घमंडी हो जाए। जब तक वह उसकी गंदगी साफ करने के लिए मौजूद रहेगा तब तक सब ठीक रहेगा। जीमिंग से बेटी होने की बात सोचकर वह हंस पड़ा। वह दिन उनके जीवन का सबसे खुशी का दिन होगा जब पति पत्नी दोनों पिता और माँ बन जाएंगे। जब जीमिंग दोपहर में देर से अपनी झपकी से जागी तो उसने देखा कि उसके बगल वाला हिस्सा खाली था और कमरे में कोई नहीं था। उसने नींद से आंखें मली और उठने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से वह बिस्तर पर बैठी और सूखे गले की वजह से हल्की खांसी आई। उसे प्यास लगी और उसने अपने होंठ हल्के से चाटे। उसने साइड टेबल पर देखा तो वहां पानी से भरा एक गिलास रखा था, जिसके ऊपर एक छोटा सा ढक्कन लगा था। वह हड़बड़ा कर पानी का गिलास लेने के लिए हाथ बढ़ा रही थी, लेकिन हाथ नहीं पहुंच पा रहा था। बिस्तर पर बैठे बैठे उसने हाथ और बढ़ाने की कोशिश की और लगभग गिर ही गई। वह चौंक गई और कुछ भी पकड़ पाने में असमर्थ होकर लगभग गिर पड़ी। लेकिन सौभाग्यवश किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे वह गिरने से बच गई और उसे चोट नहीं लगी। तुम क्या कर रहे हो। उसने एक मर्दाना आवाज़ सुनी और जिनलियांग की ओर देखा जिसने उसका हाथ पकड़ रखा था। वह उसे यहाँ देखकर आश्चर्यचकित थी और ये देखकर भी कि उसने उसे गिरने से कैसे बचाया। वह उसे कमरे में देखकर आश्चर्यचकित थी, लेकिन उसे बचाने के लिए वह उसके प्रति आभारी भी थी। उसने धीमी आवाज़ में उसे धन्यवाद दिया, धन्यवाद, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जिनलियांग ने जीमिंग को बिस्तर पर ठीक से बैठाया और उसे पानी का गिलास देते हुए सहजता से कहा, मैं बस तुम्हें देखने आया था। मैं कल भी दूसरों के साथ आया था, लेकिन तुम उस समय सो रही थीं और आज भी सो रही थीं। इसलिए मैंने भाई के अध्ययन कक्ष में जाकर कुछ किताबें पढ़ने और तुम्हारा इंतजार करने का फैसला किया। लेकिन जब मैं आपके कमरे के सामने से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि दरवाज़ा खुला था और आप पानी का गिलास लेने की कोशिश कर रहे थे और गिरने ही वाले थे। इसलिए मैं आपकी मदद करने के लिए अंदर आया। उसने कमरे में घूमते हुए लापरवाही से कहा और कमरे में सोफे की ओर चला गया। जीमिंग ने उसकी बातें सुनकर सिर हिलाया। जिनलियांग ने उसके जख्म देखे और भौहें चढ़ा दीं। उसे उसके जख्म देखकर अपराध बोध हो रहा था, और खासकर तब और बुरा लगा जब उसे उस पागल के बारे में पता चला और उसने उसे मारने की कोशिश की। कल जो बोझ थोड़ा कम हुआ था, उसका पीला चेहरा देखकर दुगुना हो गया है। जीमिंग ने देखा कि उसने कुछ नहीं कहा और उसे एकटक देख रहा था और माहौल में असहजता को खत्म करने के लिए एक सवाल पूछा, लिवेई कहाँ है। जिनलियांग ने बस इतना ही कहा, उसे ऑफिस से फ़ोन आया था, इसलिए वह फ़ोन लेने चला गया। वह जल्द ही आ जाएगा। जीमिंग ने सिर हिलाया और कहा, ओह। जिनलियांग ने अपना निचला होंठ काटा और धीमी आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ करना। अगर मैंने तुम्हें अकेले घर नहीं जाने दिया होता तो तुम्हें ये सब नहीं सहना पड़ता। उसने सिर झुकाकर कहा। जीमिंग हैरान रह गई जब उसने अचानक उससे माफ़ी मांगी। उसने उसकी तरफ देखा तो उसका सिर नीचे झुका हुआ था और होंठ भींचे हुए थे। वह देख सकती थी कि उसके शब्द औपचारिकता के लिए नहीं थे, बल्कि वह ईमानदार था और उसे अकेला छोड़कर जाने पर उसे सचमुच बुरा लग रहा था। उसने हल्की सी आह भरी और कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें भी नहीं पता होगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, और जो बीत गई सो बात गई। किसी पर दोष मढ़कर हम कुछ नहीं बदल सकते। और मुझे कोई चोट भी नहीं लगी है। उस आदमी को भी पकड़ लिया गया है और मैं भी ठीक हूँ। इसलिए तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसने उस पर हाथ हिलाते हुए कहा। जिनलियांग ने उसकी ओर देखा और उसकी मुस्कान देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने भी उसे माफ़ कर दिया। जीमिंग, कोमा से उठने के बाद तुम इतना ज़्यादा कैसे बदल सकती हो। अगर ऐसा तुम्हारे साथ पहले हुआ होता तो तुम मुझे गैर जिम्मेदार और बेकार कहकर गालियाँ देती। तुम्हारा व्यक्तित्व इतना बदल कैसे गया और तुम पहले से अधिक स्मार्ट और स्त्रीयोचित कैसे हो गई। वह असमंजस में उसे घूर रहा था। जीमिंग ने उसके सवाल सुनकर आंखें उठाईं।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सवाल का क्या जवाब दे और वह हल्के से खांसने लगी। वह कैसे नहीं बदली? पूरा व्यक्ति बदल गया है तो उनका व्यक्तित्व एक जैसा कैसे रहेगा? वह नहीं जानती थी कि क्या कहे और उसे अपनी बातें कैसे समझाए। उसने हल्के से सिर हिलाया और बोली, तुम क्या कह रहे हो? मैं तो पहले जैसी ही हूँ। बस अब मुझे अपनी पिछली गलतियों का एहसास हो गया है, उनसे सीख लेकर मैंने अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश की है। उसने चेहरे पर घबराहट भरी मुस्कान के साथ कहा। जिनलियांग ने कुछ नहीं कहा और उसे देखते रहे और हल्के से सिर हिलाया। वैसे आपने ग्लोबल वर्ल्ड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं ना? बधाई हो मेरी छोटी बहन। वह मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़े और बधाई देने के लिए हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े। वह उनके स्वागतपूर्ण व्यवहार को देखकर मुस्कुराए और उनके चरित्र के साथ चलते हुए बोली, धन्यवाद वरिष्ठ भाई। उसने जिनलियांग का हाथ पकड़ते हुए कहा और चेहरे पर मुस्कान के साथ उसे हल्के से हिलाया। जब जिनलियांग ने उसके चेहरे पर मुस्कान देखी तो उसके दिल में एक तार खिंच गया। उसका चेहरा पीला और हल्का लाल था जो उसे और भी आकर्षक और मनमोहक बना रहा था। उसने कई सुंदरियां देखी हैं लेकिन जीमिंग न केवल अपने प्राकृतिक रूप में पहले से अधिक सुंदर दिखती है बल्कि उसका दिल भी पहले से अधिक कोमल और दयालु है। उसने बारिश में एक महिला का इलाज करते हुए उसका वीडियो देखा है और आश्चर्य की बात यह थी कि वह जानती है कि लोगों का इलाज कैसे किया जाता है और इतना ही नहीं उसने उस महिला की जान भी बचाई और इस बार जब वह जिन मैंशन गई तो वह दादा, माँ और पिता के लिए कुछ टॉनिक और पौष्टिक पेय लेकर आए। उसने देखा कि कैसे वह उसके परिवार के साथ घुल मिल रही थी और अब सचमुच श्रीमती जिन और जिन परिवार की युवा मालकिन बन गई थी। वह उसकी मुस्कुराहट को देखकर स्तब्ध रह गया और बिना कुछ कहे मूर्ख की तरह वहीं खड़ा रहा। जीमिंग, जिसने हाथ मिलाना तोड़ दिया था, उसे असमंजस में देख रही थी, उसे अचंभित होकर देख रही थी। अध्याय 242 चुंबन अभी भी संभव है। जीमिंग ने जिनलियांग की ओर देखा जो उसके सामने खड़ा था और उसे अचंभित होकर देख रहा था। वह उलझन में थी कि वह उसे ऐसे क्यों देख रहा है। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती उसे पीछे से एक ठंडी आवाज़ सुनाई दी। तुम दोनों क्या कर रहे हो? उसने पलट कर देखा कि लीवेई दरवाजे पर खड़ा था, उसकी बाहें उसकी छाती पर बंधी थी, उसका जबड़ा कड़ा था और भौहें सिकुड़ी हुई थीं। उसका ठंडा भाव स्पष्ट था। उसके उदास चेहरे देखकर उसने पलकें झपकाईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिनलियांग उसे इस तरह क्यों घूर रहा था और अचानक वह भी वहां आ पहुंचा। वह सोच रही थी कि क्या वह उसे गलत समझेगा या कुछ और। जिनलियांग, जो लीवेई की आवाज़ सुनकर अपनी तंद्रा से जाग गए थे, उन्हें उदासीनता से घूरते हुए बोले, कुछ नहीं। मैं तो बस उन्हें ग्लोबल वर्ल्ड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए बधाई दे रहा था। अब वह मेरी जूनियर भी हैं। उन्होंने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। लिवेई ने अपनी आंखें सिकुड़ी और फिर जीमिंग की ओर देखा जो थोड़ी घबराई हुई अभिव्यक्ति के साथ बिस्तर पर बैठी थी। वह जिनलियांग की ओर मुड़ा और बोला, जब वह सो रही थी तो तुम यहाँ क्यों आए? क्या मैंने तुम्हें अध्ययन कक्ष में प्रतीक्षा करने के लिए नहीं कहा था? उसने दबंग लहजे में पूछा। उन्होंने जिनलियांग से कहा है कि यदि वह जीमिंग के जागने का इंतजार करना चाहते हैं तो वे अध्ययन कक्ष में प्रतीक्षा करें। लेकिन जब उसका फ़ोन समाप्त हुआ तो वह अध्ययन कक्ष की ओर जा रहा था, तभी उसने जीमिंग के कमरे से कुछ आवाज़ें सुनी और वह उसमें प्रवेश कर गया। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि जिनलियांग जीमिंग को हैरानी से देख रहा है। उसे इस तरह देखते देख उसके चेहरे पर उदासी छा गई। वह जानता है कि जिनलियांग उसका भाई था और वह उनके बीच की रेखा को पार करने के लिए कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन कुछ ऐसा था जो उसे परेशान कर रहा था। वह इस बात को लेकर असहज महसूस कर रहा था कि क्या होगा यदि जिनलियांग के मन में उसके लिए कुछ भावनाएं हों। वह अपने भाई से लड़ना नहीं चाहता और वह जीमिंग को भी नहीं छोड़ सकता। जिनलियांग ने लीवेई की ओर देखा और मजे से अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए कहा, मैं अध्ययन कक्ष में जा रहा था लेकिन कमरे का दरवाजा खुला था और मैंने देखा कि वह जाग गई थी और साइड टेबल से पानी लेने की कोशिश कर रही थी। इस वजह से वह लगभग गिर ही गई थी और मैं बस उसकी मदद करने आया था। मैं उसे बधाई दे ही रहा था कि तुम आ गईं। अब मैं उसे देख चुका हूं और तुम भी यहाँ हो, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे वापस जाना चाहिए। शाम को मेरी मैनेजर के साथ मीटिंग है। उसने उसके कुछ कहने का इंतजार किए बिना कहा और दरवाजे की तरफ चलने लगा। लिवेई ने उसे रोका नहीं, बस उसे वापस जाते देखा। उसकी बातों से जिनलियांग को अजीब या अजीब तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक असहजता सी महसूस हो रही थी। जीमिंग ने जिनलियांग को जाते देखा और लिवेई के चेहरे पर कड़वाहट भी देखी। वह स्थिति का सार समझ रही थी और उसका उदास मन देखकर व्यथित हो रही थी। उसने लिवी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम आए? उसकी बातें सुनकर लिवेई अपनी तंद्रा से बाहर आया और उसकी ओर देखकर मुस्कुराया, हाँ। क्या तुम्हें झपकी के बाद बेहतर महसूस होता है? उसने उसके बालों को हल्के से सहलाते हुए कहा। उसने उसकी चमकती आंखों के सामने सिर हिलाया और कहा, आराम करने के बाद मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। लेकिन उसने भौहें चढ़ाईं और अपनी बात कहते हुए रुक गई। लिवेई ने अपनी भौहें उठाईं और सवालिया लहजे में पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है या तुम शौचालय जाना चाहती हो? उसने उसकी सिकुड़ी हुई भौहें देखकर चिंतित होकर पूछा। उसने अपने होंठ भींचे और कहा, ऐसा नहीं है। वह उससे ऐसा कुछ करने के लिए कहने में असहज थी और शर्मिंदा भी थी। उसने शर्म से अपने होंठ हल्के से भींच लिए और सिर थोड़ा झुका लिया। लिवेई उसके लाल कान देखकर उलझन में पड़ गया और उससे फिर पूछा, क्या है? तुम मुझे बता सकती हो? उसने उससे आग्रह किया कि वह खुलकर बताए कि उसे क्या परेशान कर रहा है या उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है। जीमिंग ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और अपनी बात कहने में झिझकी, लेकिन उसके चेहरे पर शांत भाव देखकर उसने अपनी बात कहने का फैसला किया। उसने अपने होठों को थोड़ा सा खोला और धीमी आवाज़ में कहा, मुझे अपनी पीठ खुजलाने में तुम्हारी मदद चाहिए। बहुत खुजली हो रही है, मेरा हाथ पीठ तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसने शर्माते हुए कहा और उसके गाल लाल हो गए। हालांकि उसके हाथ में ज़्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन इंजेक्शन के कारण उसका हाथ सूज गया है और इस कारण वह अपनी पीठ को नहीं फैला पा रही है।
इसके अलावा उसने स्नान भी नहीं किया था और पूरे दिन बिस्तर पर पड़ी रही थी। उसे असहजता और खुजली महसूस हो रही थी, लेकिन उसे यह कहने में शर्म आ रही थी। वह यूमेई से इस समस्या में मदद का इंतजार नहीं कर सकती थी और लिवेई यही था, इसलिए वह उसकी मदद ले सकती थी। जब लिवेई ने उसकी बातें सुनी तो उसकी आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। उसने अपनी हंसी रोकने के लिए होंठ भींच लिए, लेकिन फिर खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। जीमिंग ने उसे अपने ऊपर हंसते देखकर आंखें सिकोड़ लीं। हालांकि उसे उस पर हंसने के लिए गुस्सा आ रहा था, फिर भी उसकी मनमोहक आवाज़ और उसकी हंसी उसके कानों में मधुरता से झुनझुनी पैदा कर रही थी। उसके गाल गुलाबी हो गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे उसने ब्लश लगाया हो। हंसते हुए वह सुंदर और आकर्षक लग रहा था और उसका रूप किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता था। लिवेई उसके पीछे पीठ के बल बैठ गया और बोला, तुम्हें ये कहने में इतनी हिचकिचाहट क्यों हो रही है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इस अनुरोध को अस्वीकार कर दूंगा या क्या? मुझे बस तुम्हारी पीठ खुजलाना है। उसने उसके पीछे बैठते हुए और उसके बालों को इकट्ठा करके उन्हें सामने रखते हुए उससे पूछा ताकि वह उसकी पीठ खुजला सके। जीमिंग ने अपने होठों को हल्के से भींच लिया और शर्मिंदगी से लाल हो चुके अपने कानों को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसने काले और सफ़ेद रंग की फूलों वाली पोशाक पहन रखी थी और उसने अपने नाखूनों से उसकी पीठ को हल्के से खरोंचना शुरू कर दिया ताकि उसकी पीठ पर निशान न रह जाएं। जब उसने उसकी पीठ खुजलाना शुरू किया तो उसे नरमी और आराम महसूस हुआ, क्योंकि वह सही जगह पर ऐसा कर रहा था। वहीं थोड़ा बाईं ओर, हाँ ये सही है, कृपया और तेज करो। पीछे थोड़ा और गहरा। लिवेई अंडरस्कोर। अगर आप इस उपन्यास को webnovel.com पर नहीं पढ़ रहे हैं तो यह चोरी हो गया है, और लेखक का समर्थन करने के लिए इस उपन्यास को webnovel.com पर पढ़ें। धन्यवाद। लिवेई अवाक रह गया जब वह आनंद में कराहने लगी और उसे दूसरी तरफ खुजलाने का इशारा कर रही थी। हालांकि उसके शब्द सरल थे, लेकिन उसका मन किसी और ही दिशा में जा रहा था। उसकी खुशी में की गई छोटी छोटी आवाज़ें उसे असहज कर रही थीं और उसके शरीर के एक खास हिस्से को उत्तेजित कर रही थीं। वह कितना चाहता था कि जब वह उसके शरीर में प्रवेश करे और उसे पूरी तरह से खा जाए तो वह इस तरह रोए। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की स्थिति में उन्हें ये आवाज़ें सुनने को मिलेंगी। जब वह उसकी पीठ खुजला रहा था तो जीमिंग लगातार आवाज़ें निकाल रही थी और हल्के से कराह रही थी। जब वह नियंत्रण नहीं रख सका तो उसने अपनी हरकतें रोक दी और कर्कश तथा कठोर आवाज में कहा, बात मत करो, शोर मत मचाओ। जीमिंग जो आनंद ले रही थी और खुशी महसूस कर रही थी, उसने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली जब उसने उसकी ठंडी और कठोर आवाज़ सुनी। उसने असमंजस में पूछा, क्यों? क्या तुम थक गए हो? उसने सोचा कि वह अब थक गया है और ऐसा करना बंद करना चाहता है। जब उसे उसका जवाब नहीं मिला तो उसने आगे कहा, अगर आप थक गए हैं तो आप इसे रोक सकते हैं। मुझे लग रहा है इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसने उसके गर्म और नम होठों को महसूस किया जो उसकी गर्दन पर नंगी त्वचा को छू रहे थे, जिससे झुनझुनी के कारण वह कांपने लगी। वह कहने वाली थी कि उसे बेहतर महसूस हो रहा है, लेकिन उसने अचानक पीछे से उसकी नंगी गर्दन पर चुंबन किया जिससे वह चुप हो गई और झुनझुनी के कारण उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। उसने पीछे से उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे अपनी सुरक्षात्मक आलिंगन में ले लिया। लिवेई उसकी कराहट के कारण असहज महसूस कर रहा था और जब वह बोल रही थी तो उसने अपना नियंत्रण खो दिया और केवल उसकी नंगी सफ़ेद गर्दन को देख सकता था जो साफ पानी की तरह चमक रही थी, और उसने उसे अपने नम होठों से चूमा और उसका स्वाद लेना और उसे पूरा खा जाना चाहता था। हालांकि इस समय वह आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन चुंबन अभी भी संभव है। इसके अलावा अब उसने उसका शरीर भी देख लिया है। हालांकि इसे पहली बार या अंतरंगता या ऐसा कुछ नहीं माना जाएगा, लेकिन इससे उनके बीच की असहजता और झिझक कुछ हद तक कम हो गई है। उसने उसकी गर्दन को छुआ जो बिल्कुल सफ़ेद और शुद्ध थी और बेहद चिकनी और मुलायम थी। वह उस दिन का इंतजार नहीं कर सकता था जब वह उसके शरीर पर अपने निशान छोड़ सके और उसे पूरी तरह से अपना बना सके। अध्याय 243। क्या आप इसे दोहराने का साहस कर सकते हैं? जब उसके नर्म और नम होंठ उसकी नंगी गर्दन पर आए तो जीमिंग उसे दूर धकेलना चाहती थी, लेकिन उसके चुंबन उसे पागल बना रहे थे और वह उसके गर्म और हल्के चुंबन के नीचे पिघल रही थी। उसने उसे दूर नहीं धकेला और उसे अपनी मर्जी से काम करने दिया तथा उसके स्पर्श से मिल रही अनुभूति का आनंद लिया। ये झुनझुनी महसूस होती है और गर्दन महिलाओं के लिए सबसे संवेदनशील हिस्सा है, और उसकी गर्दन पर चुंबन उसे और अधिक चाहने और उसके स्पर्श के लिए पागल बना देता है। इसे रोको मत, मैं तुम्हारी आवाज़ें सुनना चाहता हूँ, उसने आलस से उसके कानों में धीमी आवाज़ में कहा। जब वह उसे चूम रहा था तो वह अश्लील आवाज़ें न निकालने के लिए अपने दांत पीस रही थी, लेकिन लिवेई उन आवाज़ों को सुनना चाहता था जो वह उसे चूमते समय निकालती है और उससे कहता है कि वह खुद पर नियंत्रण न रखे और उसे सुनने के लिए अपनी आवाज़ें निकाल दे। हालांकि यह कोई अतिवादी बात नहीं थी, लेकिन साधारण चुंबन आपको कामुक रूप से उत्तेजित कर सकता है और आपके शरीर को कमज़ोर बना सकता है। उसके कानों में उसकी गर्म सांसें उसे सहन करने में मुश्किल हो रही थीं और वह उस एहसास से कराह उठी। जब वह हल्के से कराह उठी तो उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। उसके हाथ उसकी कमर के चारों ओर लिपट गए और उसके मुलायम पंख जैसे शरीर को महसूस करने लगे। उसने उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। उसे जो तेज़ एहसास हो रहा था उसकी वजह से अनजाने में ही उसने बिस्तर पर हल्के से पैर पटक दिया और उसके स्पर्श से कमज़ोर महसूस करने लगी। वह दर्द से चिल्लाई जब उसका पैर बिस्तर पर टकराया, जिससे उसके पैर में खिंचाव आ गया और उसे एहसास हुआ कि वह अस्वस्थ और घायल है। लिवेई जो उसके चेरी जैसे कानों को हल्के से काट रहा था, जब उसने उसकी चीख सुनी तो वह अपनी तंद्रा से बाहर आ गया। वह तुरंत अलग हो गया और चिंता में उसके पैर को देखा और पूछा, क्या ये दर्द कर रहा है? मुझे माफ़ करना, मुझे अधिक सावधान रहना चाहिए था। उसे अपराध बोध हुआ कि अपनी हताशा में वह उसकी हालत भूल गया और उसके पैर पर वार कर दिया। वह चिंतित भाव से उसकी ओर देखते हुए अपने हाथ से उसके पैर को सहलाने लगा। वह ऐसा कुछ करने की सोच तो नहीं रहा था, लेकिन उसकी मोती जैसी सफ़ेद पतली गर्दन देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया, जो उसे उसकी मिठास का स्वाद चखने के लिए बुला रही थी।
जब उसने उसके घाव के आसपास के हिस्से को रगड़ा तो जीमिंग को आराम महसूस हुआ क्योंकि इससे दर्द कम हो जाता है। उसने मुस्कुराते हुए उसके चिंतित चेहरे को देखा और उसे अचानक उस आदमी को खींचकर उसके होठों पर चूमने की इच्छा हुई, लेकिन उसने इस इच्छा को नियंत्रित कर लिया क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। लिवेई का चिंतित चेहरा आकर्षक और मनमोहक था क्योंकि यह उसके कोमल पक्ष को दर्शाता था जो सिर्फ उसके लिए था। बाहरी दुनिया में यह आदमी सबसे शक्तिशाली, अमीर और क्रूर व्यक्ति है जो अपने मजबूत आभामंडल और आकर्षण से व्यापार के साथ साथ मनोरंजन उद्योग पर भी राज करता है। हालांकि ग्लोबल वर्ल्ड जिन कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी है, तथापि इसने मनोरंजन उद्योग में अपना नाम बना लिया है और चूंकि वह सबसे युवा सीईओ थे तथा उनका आकर्षक रूप पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। जीमिंग हल्के से हंसी और बोली, कोई बात नहीं, अब दर्द नहीं हो रहा, आराम करो। लिवेई ने उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, मुझे खेद है, मुझे अधिक सावधान रहना चाहिए था। उसने उसकी आंखों में देखा और अपने होठों को भींच लिया क्योंकि उसे चोट पहुंचाने के लिए बुरा लग रहा था। जब उसने उसे माफी मांगते सुना तो वह मुस्कुराए। उसने हल्के से सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं, मैंने ही बिस्तर पर पैर पटका था, गलती मेरी थी, तुम्हारी नहीं, इसलिए शांत रहो। उस पल उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो इससे ज्यादा कुछ मांग सकती है। ऐसा आदमी आसानी से नहीं मिलता। उसे उसकी कोमलता और दयालुता का स्पर्श महसूस हुआ। वह उसे प्यार भरी नजरों से देख रही थी, तभी उसके चेहरे के भाव लड़खड़ा गए जब उसने उसके बेशर्म शब्द सुने, नहीं, पर फिर भी यह मेरी ही गलती है, यह मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें इतना अच्छा महसूस कराया कि तुम खुद को पैर पटकने से रोक नहीं पाई। यह मेरी गलती है कि मैं इतना आकर्षक और मनमोहक था कि तुम मुझमें और अधिक गहरी दिलचस्पी लेने लगी। उसने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा। जीमिंग अंडरस्को। अचानक उसे उसी पैर से उसे लात मारने की इच्छा हुई। वह दिन ब दिन और भी बेशर्म होता जा रहा था। जब उसने उसके बेशर्म शब्द सुने तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और ठंडे स्वर में कहा, बस करो, अब सब ठीक है। वह गुस्सा होना चाहती थी, लेकिन गुस्से के कारण वह शर्मिंदा और लज्जित महसूस कर रही थी। उसे खुद पर ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वह उसकी बात को नकार नहीं सकती थी। उसे अच्छा लगा और उसने लापरवाही में बिस्तर पर लात मारी, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतनी बेशर्मी से अपने विचार बाहर निकाल देगा। लिवेई ने उसकी तरफ देखा और शर्म से लाल हुआ उसका चेहरा देखकर शरारती मुस्कान दी। वह हल्के से हंसा और उसकी पट्टी के ऊपर से एक चुंबन देने के लिए नीचे झुका। जब उसने उसके पैर के जख्म को हल्के से चूमा तो वह हैरान रह गई। उसने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। उसने उसके घबराए हुए भावों को देखा और धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें फिर से तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगा। मुझे अफसोस है कि तुम्हें ये सब सहना पड़ा। तुम्हारा पति होने के नाते तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य था, लेकिन मैं असफल रहा। हालांकि मैं इस तरह की घटना को दोबारा नहीं होने दूंगा, मैं वादा करता हूं। उसने आंखों में ईमानदारी और कोमलता के साथ कहा। जीमिंग को उसके शब्दों से गहरा सदमा लगा और उसने कहा, मैंने पहले ही कहा है कि यह तुम्हारी गलती नहीं है। ये किसी और की गलती नहीं है, न तुम्हारी और न ही जिनलियांग की। ये केवल उस आदमी की गलती थी जिसने मेरा अपहरण किया था। और मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने आओगे। मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा था कि वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। अब इस बारे में और बात मत करो, ये बहुत निराशाजनक है। उसने हाथ हिलाकर उसे बात करने से रोका। लिवेई ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया जब उसने उसके शब्द सुने, मेरा यार। उसके होंठ एक हल्की मुस्कान में मुड़ गए, जबकि उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। देर रात का खाना खाने के बाद उसने जीमिंग को उसकी दवा दी और उसे बिस्तर पर लिटा दिया, जबकि वह अपने लैपटॉप को गोद में लेकर सोफे पर बैठ गया और उन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को लिखने लगा जो गुशाओं ने उसे जांच के लिए भेजे थे। जी राजवंश। मुख्य महल से अपने कक्ष में लौटने के बाद झाओमिंग अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी और लूशी से पूछा, जो झाओमिंग के जूते को उनके स्थान पर रख रही थी, जिसे उसने कमरे में प्रवेश करने के बाद से अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया था। लूशे, मुझे खाना लाओ, मुझे भूख लगी है। उसने ऊंची आवाज में चिल्लाया जिससे कमरे के बाहर खड़े 2 गार्डों को सुनाई दिया। उसकी इतनी जोर से चीख सुनकर पहरेदार भी घबरा गए। एक महिला का इस तरह चिल्लाना और इतना अभद्र व्यवहार करना बहुत ही अशिष्टता थी। लूशी का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह जल्दी से झाओमिंग के बिस्तर की ओर दौड़ी और धीमी आवाज में बोली, मिस, आप क्या कर रही हैं? आपको इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए। बाहर गार्ड हैं, वे आपके बारे में क्या सोचेंगे? आप महारानी हैं, आप इतना अशिष्ट व्यवहार नहीं कर सकती। उसने बिना किसी दया के उसे डांटा। झाओमिंग के कोमा से जागने के बाद लूशी को लगा कि उसकी उम्र बस कुछ ही दिन बढ़ी है। उसकी नौकरानी होने से ज्यादा उसे लगा कि वह उसकी शिक्षिका है जो उसे सिखाएगी और समय आने पर डांटेगी भी। लूशी ने जब उसे डांटा तो झाओमिंग हैरान रह गई और उसने आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। लूशी को डांटते देख उसने हल्के से उपहास किया और कहा, क्या कहा तुमने? अपनी बात दोहराने की हिम्मत कैसे हुई? लूशी झाओमिंग का खतरनाक रूप देखकर चौंक गई। अभी तक तो वो बचकानी हरकतें कर रही थी और अब अचानक उसकी आंखें गहरी हो गईं और वो बिस्तर पर बैठकर दबंग अंदाज में अपने हाथों को छाती से लगा लिया। लूशी अनजाने में एक कदम पीछे हट गई और थोड़ा हकलाते हुए बोली, मिस, मैं बस यही चाहती थी कि आप अपनी दयालु और नेक छवि बनाए रखें। मैं नहीं चाहती कि कोई यह सोचे कि आप असभ्य और घमंडी हैं। उसने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। झाओमिंग ने लूशी के हाव भाव देखे और आह भरी। उसे किसी के द्वारा डांटे जाने से नफरत है, लेकिन इस महल में तो हर कोई उसे ये वो करने को कह रहा था, यहाँ तक कि लूशी भी। अभी अभी उसकी बातें सुनकर वह थोड़ा नाराज हो गई। वह उस पर अपना आपा नहीं खोना चाहती क्योंकि वह जानती है कि लूशी उसकी परवाह करती है और उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी ताकि वह उसे दूसरों के सामने शर्मिंदा न करे। अध्याय 244। क्या मैं शतरंज की रानी की तरह बलिदान हो जाऊंगा? झाओमिंग ने झुंझलाहट भरे भाव से लूशी को देखा और आह भरी।
वह उस पर अपना गुस्सा नहीं खोना चाहती क्योंकि वह जानती है कि वह उसकी भलाई चाहती है, लेकिन वह उसकी लगातार बकबक से परेशान होने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। सब चाहते थे कि वह कुछ खास तरह से व्यवहार करे जो वह नहीं कर सकती। वे चाहते थे कि वह कम खाए, कम बोले, धीरे धीरे चले और शान से सोए, यहाँ तक कि शान से सोए भी। ये कैसी घटिया जगह है। उसे समझ नहीं आता कि उस पर इतनी पाबंदियां क्यों हैं। क्या इसलिए कि वह एक औरत है या इसलिए कि वह महारानी थी। लेकिन वजह जो भी हो, उसे ऐसे लोग पसंद नहीं जो उसके व्यवहार पर उसे नसीहतें देते रहते हैं। वह इस जगह को छोड़कर अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती थी, लेकिन उसे ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उसे तो ये भी नहीं पता कि वो इस दुनिया में कैसे आए। अभी भी उसे सब कुछ एक बेतुका सपना सा लगता है जो नींद से जागते ही खत्म हो जाएगा। हालांकि जब भी वह नींद से जागती है उसे वही पुराना कमरा दिखता है जो चीनी मिट्टी के बर्तनों, पर्दों और लालटेनों से सजा हुआ है तथा सुगंधित धूप बत्ती की गंध उसकी नाक में खेलती है और उसे बार बार छींकने पर मजबूर करती है। जाओ और मेरे लिए खाना ले आओ, और मेरे लिए बड़े कटोरे लाना याद रखना। वो छोटे कटोरे दोबारा मत लाना, वरना इस बार मैं उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। झाओ मिंग ने लूशी को घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा। हर बार जब लूशी झाओ मिंग के लिए भोजन लाती थी तो वह उसे छोटे कटोरे में लाती थी जो उसकी भूख का केवल आधा हिस्सा ही होता था। महल में सभी महिलाएं छोटे कटोरे में खाना खाती हैं क्योंकि इससे उन्हें कम खाना पड़ता है और वे अपने फिगर को भी मैनेज कर पाती हैं। 21वीं सदी की तरह इस जमाने की महिलाएं भी अपने फिगर को लेकर चिंतित रहती हैं। हालांकि वह उन जैसी नहीं थी। वह खाना चाहती तो खाती। वह सिर्फ अपने फिगर की चिंता में कुछ वजन कम करने के लिए स्वादिष्ट खाना न खाकर ऐसा नहीं कर सकती थी। इसके लिए वह कुछ व्यायाम करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकती हैं, लेकिन इसके लिए वह खाना बंद नहीं कर सकती। स्वस्थ रहने के लिए उन्हें कम खाने से कोई परहेज नहीं है, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं है जब लोग किसी को प्रभावित करने या सिर्फ दूसरों के लिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ऐसा करते हैं। वह ये समझ नहीं पा रही थी कि वे क्यों खाना नहीं खाते, सिर्फ इसलिए कि वे सुंदर दिखना चाहते थे, न कि इसलिए कि वे स्वस्थ रहना चाहते थे। लूशी ने अपने होंठ भींच लिए और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उसने देखा कि वह बहुत बुरे मूड में लग रही है और अगर उसने कुछ कहा तो चीख पड़ेगी। इसलिए डांट से बचने के लिए उसने सिर हिलाया और हल्के से झुककर चुपचाप खाना लेने चली गई। लूशी को जाते देख झाओ मिंग ने आह भरी और फिर से बिस्तर पर धंस गई। वह बिस्तर के ऊपर बने हुए छज्जे को घूरती रही और कुछ देर तक बिना पलके झपकाए बस उसे देखती रही। मेरी जिंदगी ऐसी क्यों हो गई है? ये बहुत परेशान करने वाली बात है। झाओ मिंग की जिंदगी मुझसे भी ज्यादा भयानक है। कम से कम मुझे जियाओलू जैसा प्रेम प्रतिद्वंद्वी और वेंजू जैसी दुष्ट सास तो नहीं मिली। वह लेटते हुए चिढ़कर बुदबुदाई। इस कुतिया की तुलना में माजिन बहुत प्यारी और अच्छी थी। वह वेंजू को कोसते हुए बीच में ही रुक गई। उसे याद आया कि वेंशू का चेहरा उसकी माँ जैसा ही है और उसने अपनी बात पूरी नहीं की। हालांकि वह माँ नहीं थी, फिर भी उसका चेहरा उसकी माँ जैसा ही था, इसलिए वह उसे कोसने की हिम्मत नहीं कर सकी। वह सिर्फ अपनी माँ की खातिर खुद को संभालती है। इस वक्त उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। किसी को भी यह एहसास नहीं हुआ होगा कि उनके साथ वाली जी मिंग अब पहले वाली लड़की नहीं रही। उन्हें खुशी होगी कि मैं बदल गई हूँ। उसने बीच में छतरी की ओर देखते हुए उदास आंखों से ठंडी हंसी। इस पल उसे नहीं पता कि इस जिंदगी में उसे और क्या क्या अचरज देखने को मिलेंगे। जिंदगी ने उसके साथ सबसे बड़ा मजाक किया है, उसे एक अनजान और अजीब जगह पर भेजकर, जहां हर वक्त सबकी मौत की निगाहों के नीचे उसकी जान खतरे में रहती है। यहाँ दोस्तों से ज्यादा दुश्मन हैं। अगर कोई आधी रात को उसकी हत्या करने आ जाए तो उसे कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि क्या हर नाटक में महारानी सम्राट से पहले नहीं मरती? शतरंज में भी रानी को राजा की रक्षा करनी पड़ती है और अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। क्या शतरंज में रानी की तरह मेरी भी बलि दे दी जाएगी? सांस, मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि यह महल उपन्यासों और नाटकों में दिखाए गए अन्य महलों की तरह निर्दयी न हो, अन्यथा मेरा वास्तविक जीवन नरक बन जाएगा। वह लक्ष्यहीन दृष्टि से देखते हुए अपनी स्थिति पर दुखी हुई। कई बार लोग निराश हो जाते हैं और ऊर्जावान जी मिंग के लिए भी सब कुछ नकारात्मक हो जाता है। वह भी एक इंसान ही थी और उसके पास रोने और अपने भविष्य को लेकर चिंता करने के लिए हर कारण था। उसकी जिंदगी झाओ मिंग जितनी अच्छी नहीं थी जो जी मिंग के रूप में अपने शरीर में जिंदगी जी रही थी। हालांकि उसे नहीं पता कि उसकी हालत क्या है, लेकिन उसे पता है कि उसकी हालत उतनी बुरी नहीं होगी जितनी उसकी है। वह लिवेई के साथ रह चुकी है और जानती है कि जब तक वह कुछ नहीं करेगी वह कुछ नहीं करेगा, जबकि उसे वेंजू, शियाओली और चालाक रखेलों से निपटना पड़ता है। और तो और यहाँ उसके फुर्सत के लिए कुछ भी नहीं है। न फोन, न वाईफाई, न टेलीविजन और न ही लैपटॉप। वह बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसका पैर थोड़ा ऊपर उठा हुआ था और उसके हाथ बगल में थे। लूशी ने अंदर आने से पहले दरवाज़ा खटखटाया तो वह दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसके हाथ में ट्रे में रखे स्वादिष्ट व्यंजन देखकर उसका मूड बन गया। वह जल्दी से बिस्तर पर बैठ गई और 1 मिनट पहले की अपनी मनोदशा की परवाह न करते हुए बोली, तुम आ गए। जब झाओ मिंग खाना लेकर आई तो लूशी उसके खुश चेहरे को देखकर मुस्कुराए। ये खाना सम्राट की रसोई से आया है। सम्राट ने किसी को अपने रसोई घर में बना भोजन ये कहते हुए भेजने को कहा कि उसे यह पसंद आएगा। सम्राट का भोजन रसोई में ही तैयार किया जाता था और उच्च गुणवत्ता वाली दुर्लभ सामग्री से बनाया जाता था। इसलिए जब यह इतनी दुर्लभ और महंगी चीज़ों से बना हो तो इसका स्वादिष्ट होना स्वाभाविक है। हालांकि उन्होंने झाओ मिंग के लिए व्यंजन भेजे थे जो बहुत ही आश्चर्यजनक था, क्योंकि सम्राट की रसोई से बना खाना खाने का सम्मान हर किसी को नहीं मिलता, यहाँ तक कि जियोली को भी नहीं। वेंशू ने खाना खाया क्योंकि वह महारानी विधवा थी और मुख्य रसोई में बना खाना खा सकती थी। हालांकि किसी और को भी, यहाँ तक कि जियाओली को भी, खाना चखने की इजाज़त नहीं थी। जब झाओ मिंग ने वही स्वादिष्ट नूडल्स देखे जो उसने भोज में खाए थे तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसे याद आया कि जी चेंग ने मुख्य रसोई से उसके लिए भी व्यंजन तैयार करने को कहा है।
उसकी आंखें चमक रही थीं जब उसने लूशी को देखा और पूछा, क्या ये व्यंजन मुख्य रसोइया कियान डैन द्वारा बनाए गए हैं? उसने मनोरंजन में पूछा क्योंकि वह उसके सामने व्यंजनों को देख रही थी। लूशी ने उसकी आंखों में उत्साह देखा और हल्के से मुस्कुराया। हाँ मिस, ये वास्तव में मुख्य रसोइया कियान दान द्वारा बनाया गया है और सम्राट ने किसी को ये व्यंजन हमारे पास भेजने को कहा है। झाओ मिंग का मूड अच्छा हो गया क्योंकि उसे इन नूडल्स की तलब लगी थी और अब उसे इन्हें खाने का मौका मिला। हालांकि उसने इन्हें कल ही खाया था, लेकिन स्वादिष्ट खाने की उसकी लालसा शांत करने के लिए ये काफ़ी नहीं थे। नूडल्स की स्वादिष्ट खुशबू से उसके मुंह में पानी आ रहा था। कियान दान मुख्य रसोइया था और उसने बूढ़े सम्राट की भी सेवा की थी। सम्राट के अलावा अन्य लोगों के लिए भी उसके हाथ का बना खाना खाना सम्मान की बात थी। वह महल की मुखिया थी और महारानी से भी बड़ी थी। यहाँ तक कि वेन जू भी उससे कुछ नहीं कह सका और उससे थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि कियान दान से निपटना आसान नहीं था। शतरंज एक ऐसा खेल है जिसमें हर कोई अपने राजा की रक्षा के लिए संघर्ष करता है और खेल उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त होता है। शतरंज की उत्पत्ति 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत में हुई और बाद में मुस्लिम शासकों और आक्रमणकारियों द्वारा ये दुनिया भर में फैल गया। अध्याय 245। क्या उसने मुझे इतना याद किया? झाओ मिंग जल्दी से कमरे में कुर्सी पर बैठ गया जबकि लूशी ने मेज पर बर्तन रख दिए। झाओ मिंग ने अपने सामने गर्मागर्म और खुशबूदार व्यंजन देखकर अपने होंठ चाटे। हालांकि उसने अभी कुछ देर पहले ही चाय के साथ कुछ स्नैक्स खाए थे, फिर भी अपने सामने व्यंजन देखकर उसका पेट अभी भी मचल रहा था। उसने जल्दी से अपनी चॉपस्टिक उठाए और गर्मागर्म नूडल्स को चाटने लगी जो मसालेदार तो थे ही, साथ ही बहुत स्वादिष्ट भी थे। इस दुनिया में वापस आने के बाद उसकी स्वाद कलिका में काफ़ी बदलाव आया है और अब वह आसानी से चीनी व्यंजन खा सकती है और उसे लगता है कि यहाँ के व्यंजन उसकी दुनिया की तुलना में अधिक स्वादिष्ट हैं। यम्मी, खाते समय उसने आवाज़ लगाई क्योंकि वह नूडल्स के स्वाद से खुश थी जो बहुत पतले और चबाने योग्य थे और मसाला एकदम सही था। लूशी उसे इतनी खुशी से खाते देख मुस्कुराए। हालांकि वह चाहती थी कि वह कम खाए और स्ट्रैंड स्वभाव से खाए, फिर भी उसे खुशी से खाते देख उसे अच्छा लग रहा था। मेज पर रखे सभी व्यंजन खत्म करने के बाद, जो कम से कम 2 लोगों का पेट भर सकते थे, झाओ मिंग ने जोर से आह भरी और अपने पेट को अनाड़ीपन से रगड़ते हुए कहा, वाह, यह अद्भुत था, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है। उसने खाली की गई प्लेटों की गिनती करते हुए कहा। लूश अंडरस्को, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये स्पष्ट नहीं है? लूश मेज पर खाली बर्तन देखकर हैरानी से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। उसने शुरू में सोचा था कि महाराज ने बहुत अधिक भोजन भेज दिया है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि जी चेंग उसे उससे बेहतर समझता है। उसने झाओ मिंग के स्पष्ट प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और मेज से खाली प्लेटें उठाकर रसोई में वापस रख दी। लूशी खाली बर्तन लेकर बाहर चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। झाओ मिंग ने उससे कुछ नहीं कहा और उठकर कमरे में घूमने लगी। उसने थोड़ा ज्यादा खा लिया था और दोपहर की झपकी लेने से पहले उसे खाना पचाना जरूरी है। वह आलस से कमरे में चली गई जब उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया गया और बाहर से एक घनी मर्दाना आवाज आई, महारानी को नमस्कार। महामहिम महारानी से मिलने आए हैं। बाहर से गार्ड ने दरवाजा खोलने से पहले झाओ मिंग को सूचित किया। झाओ मिंग आश्चर्यचकित रह गई जब उसने गार्ड को जी चेंग के आगमन की घोषणा करते सुना। अभी कुछ देर पहले ही वह उससे स्टडी रूम में मिली थी और अब वह यहाँ आ गया है। उन्हें अलग हुए 2 घंटे भी नहीं हुए थे और वह फिर से उससे मिलने आ गया। क्या वह मुझे इतना याद करता था? वह मन ही मन हंसी। उसने अपने रूप रंग पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई, जो कि अस्त व्यस्त था। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और कपड़े भी बिस्तर पर बेढंगे ढंग से लेटे रहने के कारण उखड़े हुए थे। वह बस हल्के से मुस्कुराई, तभी दरवाज़ा खुला और एक लंबा और महान व्यक्ति उसकी नज़र में आया। उनका लंबा और मांसल शरीर उनके बड़े वस्त्र के साथ सुरुचिपूर्ण और सौंदर्यपूर्ण लग रहा था। यह आदमी इन पुराने ज़माने के कपड़ों में भी कितना खूबसूरत लग सकता है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि वो सफ़ेद शर्ट और काली पैंट पहनकर रनवे पर चलेगा, जो उसे प्रोफेशनल और सेक्सी बनाएगा। उसने संतुष्टि से जीभ चटकाए। विदेश में रहते हुए उन्होंने कई फैशन शो में भाग लिया और एक बार एक डिजाइनर मित्र के साथ मॉडल के रूप में रनवे पर भी चलीं। फैशन और सौंदर्य प्रसाधनों में उनकी रुचि बढ़ी और वे अपने देश वापस आकर अपना ब्रांड स्थापित करना चाहती थीं, लेकिन ऐसा करने में असफल रहीं। अब जी चेंग को कमरे में प्रवेश करते और अपनी पीठ सीधी और सिर ऊंचा करके उसकी ओर चलते हुए देखा, जैसे वह रनवे पर चल रहा हो। जब वह उसकी ओर बढ़ा तो वह हक्की बक्की निगाहों से उसे देखती रही। वह हमेशा की तरह प्रभावशाली लग रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसके लिए यह विश्वास करना कठिन था कि एक बूढ़ा आदमी पुराने जमाने के कपड़ों में भी इतना सुंदर लग सकता है। जी चेंग जो अब उसके सामने खड़ा था, उसने उसकी ओर देखा और उसे स्तब्ध देखकर धीमी आवाज में पुकारा, झाओ मिंग। अरे! वह उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गई और उलझन में पूछा। उसने अपनी बाहें उठाईं और चेहरे पर मुस्कान लाते हुए पूछा, क्या तुमने दोपहर का भोजन कर लिया? जब वह मुस्कुराया तो झाओ मिंग को अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसके पेट में कुछ गुदगुदी हो रही हो। मुस्कुराते हुए वह पहले से कहीं ज्यादा कलात्मक और सुंदर लग रहा था। उसके होंठ भी अनजाने में ऊपर की ओर मुड़ गए थे। जी चेंग उसे इस तरह मुस्कुराते देख हैरान रह गया। उसने अपनी बाहें उठाईं और फिर पूछा, झाओ मिंग। वह अपनी तंद्रा से बाहर आए और हल्के से सिर हिलाते हुए बोली, मैंने दोपहर का भोजन कर लिया। दोपहर का भोजन भेजने के लिए धन्यवाद। व्यंजन बहुत स्वादिष्ट थे, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसने जितना हो सके विनम्र और कम उत्साहित रहने की कोशिश की। स्वादिष्ट खाने के बारे में सोचते हुए उसे याद आया कि उसने काफ़ी कुछ खा लिया था और वह बहुत स्वादिष्ट था। उसने अनजाने में अपनी लार निगल ली, क्योंकि वह सोच रही थी कि रात के खाने में क्या क्या हो सकता है। उसने जी चेंग की ओर देखा और उससे पूछा, महाराज, क्या आपके पास मेरे लिए कुछ है? आप यहाँ आए हैं तो आपके पास मेरे लिए भी कुछ होगा। उसने धीमी मुस्कान के साथ पूछा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह उससे मिलने सिर्फ इसलिए आया क्योंकि उसे उसकी याद आ रही थी।
यह मुमकिन नहीं है। वह मुस्कुराया और बोला, क्या मैंने कल नहीं कहा था कि आज तुम्हें चेकअप करवाना होगा, क्योंकि तुम कल रात बेहोश हो गई थी और कोमा से उठे हुए भी तुम्हें कुछ दिन हो गए हैं, लेकिन तुम्हारी यादें वापस नहीं आई हैं। इसलिए मैं तुम्हारी जांच के लिए एक अनुभवी डॉक्टर को लाया हूँ। ये डॉक्टर बहुत बेहतर है और आप भी उसे जानते हैं। वह बहुत अनुभवी है और मैंने विशेष रूप से फैंग जू को उसे आपके पास लाने के लिए कहा था, उसने एक आकर्षक मुस्कान के साथ कहा। उसकी बातें सुनकर झाओ मिंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसे तो कोई बीमारी भी नहीं थी, बस कल रात बेहोश होने का नाटक किया था और अब वो डॉक्टर को साथ लेकर आया है। घबराहट में उसने अपने निचले होंठ को हल्के से काटा। उसे डर था कि डॉक्टर को पता चल जाएगा कि उसके दिमाग में कोई समस्या नहीं है और वह अपनी यादें नहीं भूली है, बल्कि उसे इस शरीर की कोई याद ही नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा कि झाओ मिंग की यादें उसके पास क्यों नहीं थीं। उसने झाओ मिंग को अपनी यादें तो दे दी, लेकिन उसके साथ कोई यादें क्यों नहीं आईं। उसे जी चेंग के प्रति अपनी कुछ भावनाओं और प्यार के अलावा कुछ भी याद नहीं है जो इस शरीर में था, लेकिन वह कुछ भी क्यों नहीं जानती। अन्य देहांतरण कहानियों के विपरीत जो उसने पहले पढ़ी थी या देखी थी, उसे हमेशा शरीर के मालिक की यादें मिलती हैं, जैसे झाओ मिंग को मिली थी। लेकिन दूसरी तरफ उसके पास न तो कोई यादें हैं और न ही कोई व्यवस्था। उसके लिए इस अनजान दुनिया और अजीब संस्कृति में ढलना बहुत मुश्किल था। अब मैं क्या करूं? क्या मैं उनके सामने बेनकाब हो जाऊंगी? उसने घबराहट में पूछा जब उसने डॉक्टर को फैंग जू के पीछे आते देखा, जिसने सफ़ेद लबादा और ऊपर सफ़ेद लंबी टोपी पहन रखी थी। डॉक्टर की ओर देखते हुए उसने असहाय होकर आह भरी। जी चेंग ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर ले गया और उसे बिस्तर पर बैठा दिया। झाओ मिंग घबरा गई और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वह उसके पीछे पीछे चल रही थी। घबराहट के मारे उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। उसने उलझन और घबराहट भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। जी चेंग ने उसकी तरफ देखा और उसकी उलझन भरी नज़रों और कांपते हाथों पर ध्यान दिया। उसने सोचा कि वह चिंतित है कि डॉक्टर उसके स्वास्थ्य के बारे में कुछ गंभीर कह सकते हैं या उसे अपनी याददाश्त वापस नहीं मिलेगी, इसलिए उसने धीरे से उसके हाथ के पीछे थपथपाया और धीमी आवाज में कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। झाओ मिंग उसकी आश्वस्त मुस्कान देखकर परेशान हो गई। सब कुछ ठीक कैसे होगा? उसने महसूस किया कि उसके पेट में असहजता महसूस होने के कारण उसके अंदर मरोड़ उठ रही थी। वह अपने होठों को कसकर भींचकर बिस्तर पर बैठ गई और डॉक्टर के आने और उसकी नाड़ी जांचने का इंतजार करने लगी। उसे लगा कि यहाँ के डॉक्टर बहुत कमाल के हैं। वे नाड़ी देखकर ही समस्या बता देते हैं। उन्होंने महसूस किया कि उस परिदृश्य में आधुनिक युग में डॉक्टर अधिक कुशल नहीं है, क्योंकि सही निदान देने से पहले उन्हें विभिन्न परीक्षणों और कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। हालांकि इन लोगों को तो कुछ नहीं होता, फिर भी समस्या में कोई ना कोई समस्या जरूर मिल ही जाती है। इसलिए वह मुख्य डॉक्टर से जांच करवाने को लेकर ज्यादा घबराई हुई थी। वह चिंतित थी कि कहीं वह ये न समझ ले कि उसने अपनी यादें नहीं खोई हैं, बल्कि उसके पास कोई यादें ही नहीं हैं। अध्याय 246 उसे अपनी यादें नहीं मिलेंगी, क्योंकि झाओ मिंग बिस्तर पर बैठ गई और उस बूढ़े आदमी को देखा जो उसकी ओर आ रहा था, जिसकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी थी और उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, जो एक सफ़ेद बागे और एक सफ़ेद लंबी टोपी पहने हुए था। उसका पूरा आभामंडल उस डॉक्टर से बिल्कुल अलग था जिसने पहले उसका इलाज किया था। जब डॉक्टर उसके बिस्तर के पास कुर्सी पर बैठे और उसकी गोद से उसका हाथ, जो मुट्ठी में बदल गया था, उठाया, तो उसे अपनी हथेलियों में पसीना महसूस हुआ। उसने घबराहट से जी चेंग की ओर देखा और उसने उसे आश्वस्त करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, यह मास्टर ली है जिन्होंने पुराने सम्राट के समय शाही डॉक्टर के रूप में सेवा की थी। अपनी मृत्यु के बाद वह महल छोड़कर ध्यान करने के लिए पहाड़ों पर चले गए। हालांकि मैंने उन्हें खोज लिया और उन्हें आपका इलाज करने के लिए यहाँ लाया ताकि आप ठीक हो सकें। वह हमारे इंपीरियल डॉक्टर से कहीं अधिक वरिष्ठ और अनुभवी हैं और आपकी समस्या को तुरंत समझ सकते हैं। इसलिए घबराएं नहीं और उन्हें अपनी नब्ज जांचने दें, उन्होंने प्रोत्साहन में उसका सिर हिलाते हुए कहा। उसने सोचा कि वह उस अनजान आदमी को देखकर घबरा रही होगी जो उसका इलाज कर रहा था। आखिरकार मास्टर ली का आभामंडल काफी बोझिल और संयमित था। झाओ मिंग ने उसकी बातें सुनकर एक अजीब सी मुस्कान दी। पहले तो उसने अंदाजा लगाया, लेकिन हो सकता है कि यह आदमी दिखने में जितना अच्छा है उतना अच्छा न हो। लेकिन जी चेंग के शब्दों ने पुष्टि की कि यह डॉक्टर उस शाही डॉक्टर से अधिक अद्भुत था जिसने पहले घोषणा की थी कि उसे भूलने की बीमारी है। पिछली बार जब डॉक्टर ने उसकी हालत की जांच की थी तो वह घबरा गया था, क्योंकि कमजोरी और निम्न रक्तचाप के अलावा उसे उसके स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं दिखी थी। उसे नहीं लगता कि उसके दिमाग में कोई खराबी है, लेकिन उसका अनजाना व्यवहार देखकर और किसी को न पहचान पाने की वजह से वह मुश्किल में पड़ गया। यदि वह झाओ मिंग के स्वास्थ्य की समस्या का पता नहीं लगा सका तो क्या सम्राट को उसे महल से बाहर नहीं निकाल देना चाहिए? इसके अलावा झाओ मिंग लगातार इस बात पर अड़ी रही कि उसे कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि जी चेंग और खुद को भी नहीं। वह ये नहीं कह सकता था कि वह अपनी याददाश्त खोने का नाटक कर रही थी, क्योंकि वह अभी भी महारानी थी और जी चेंग ने उसे पकड़कर कक्ष में फेंक दिया होता ताकि महारानी पर बीमारी का बहाना करने का आरोप लगाने के कारण उसे यातना दी जा सके। इसलिए वह केवल ये निदान कर सके कि कोमा से जागने के कारण उसे स्मृतिलोप हो गया है और कहा कि उसे शीघ्र ही स्मृतिलोप हो जाएगा, क्योंकि यह केवल अस्थायी स्मृतिलोप है और उसे भोजन पर ध्यान देने तथा समय पर पौष्टिक भोजन और दवा लेने की आवश्यकता है। उसने सोचा कि शायद दवा से वह ठीक हो जाए और उसकी याददाश्त वापस आ जाए। सम्राट को अपना निदान बताने के बाद उसे लगा कि शायद यही सही कदम होगा और वह सदमे की वजह से ही अपनी यादें भूल गई होगी। बूढ़े आदमी ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी नब्ज टटोलने के लिए आंखें बंद कर लीं। झाओ मिंग बेचैन थी और घबराहट से उस आदमी को देख रही थी कि कहीं उसे पता न चल जाए कि वह भूलने की बीमारी का नाटक कर रही है। कमरा शांत था और उसे लग रहा था कि यह सन्नाटा उसे मार रहा है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। पसीने की बूंदें उसके माथे से गालों तक लुढ़क रही थीं और उसे और भी बेचैन कर रही थीं। कुछ मिनट तक उसका हाथ पकड़े रहने और उसकी नब्ज महसूस करने के बाद डॉक्टर ने अपनी आंखें खोली और उसका हाथ छोड़कर उसे आसानी से उसकी गोद में वापस रख दिया।
उसने उसकी धीमी गति से की जाने वाली गतिविधियों को देखा और जब वह पहली बार इस अपरिचित अजीब दुनिया में आई तो उसे और अधिक घबराहट महसूस हुई। आदमी ने अपनी आंखें खोलीं और कुछ नहीं कहा और अपनी रहस्यमयी आंखों से झाओ मिंग को घूरता रहा। झाओ मिंग को ठंड महसूस हुई जब उसने अपनी आंखों में रहस्यमयता के साथ उसकी ओर देखा और उसने देखा कि उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए थे जैसे कि वह उसका मजाक उड़ा रहा हो। उसका अजीब व्यवहार देखकर वह हैरानी से उसे देखती रही। वह आदमी जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखें बड़ी बड़ी थीं, रहस्यमयी नजरों से उसे देख रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी घबराहट और दबाव के कारण उसके रोंगटे खड़े हो गए थे जिससे वह असहज हो गई थी। जी चेंग ने भी बूढ़े आदमी की हरकतें देखी और उसके कुछ कहने का इंतजार किया, लेकिन बूढ़े ने कुछ नहीं कहा और झाओ मिंग को घूरता रहा। उसे भी असहज महसूस हुआ कि जरूर कोई समस्या होगी, तभी तो वह बोल नहीं रहा है। इसलिए उसने पहल की और पूछा, मास्टर ली, क्या झाओ मिंग के स्वास्थ्य में कोई समस्या है? उसकी यादें कब वापस आएंगी? उसने सावधानी से पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने फिर जी चेंग की ओर देखा और कहा, महाराज, महारानी को अपच के अलावा कोई समस्या नहीं है। उसने चेहरे पर भावशून्य भाव के साथ कहा। झाओ मिंग अंडरस्को जी चेंग अंडरस्को जी चेंग और झाओ मिंग दोनों उस बूढ़े आदमी की बातें सुनकर अवाक रह गए। जी चेंग जानना चाहता था कि वह कल रात क्यों बेहोश हो गई थी या उसे अपनी याददाश्त कब वापस आएगी, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे बता रहा था कि उसे अपच के अलावा कोई समस्या नहीं है। अचानक माहौल अजीब हो गया और झाओ मिंग का चेहरा उस आदमी की बातें और जिस तरह से उसने जी चेंग से कहा सुनकर लाल हो गया। ये शर्मनाक है क्योंकि उसने यह बात जी चेंग के सामने कही थी और उसके लिए ये शब्द कहना अजीब था। उसने अपने दांत पीस लिए और यह सोचकर खुद को शांत किया कि उसने और कुछ नहीं कहा। बूढ़े व्यक्ति ने उनकी अप्रसन्नता और असहजता को अनदेखा कर दिया और बोला, महारानी ने बहुत अधिक खा लिया होगा और वह भी बहुत जल्दी, इसीलिए उन्हें अपच हो गई है। मेरा सुझाव है कि वे कुछ दिनों तक हल्का भोजन करें और कम खाएं। उस आदमी ने अपना ध्यान झाओ मिंग की ओर मोड़ा और कहा, आप हर बार खाने के बाद टहल भी सकते हैं, इससे आपको अपना खाना ठीक से पचाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आप अब स्वस्थ हैं, आपका शरीर थोड़े समय में ही काफ़ी ठीक हो गया है। बूढ़ा आदमी रहस्यमय तरीके से झाओ मिंग को देखकर मुस्कुराया। झाओ मिंग ने आंखें सिकोड़ लीं और उसके हाव भाव देखकर अजीब महसूस किया। यह आदमी उसे बहुत अजीब और रहस्यमय एहसास दे रहा था। जब भी उसकी नज़रें उससे मिलती तो वह असहज महसूस करती। जी चेंग ने हल्के से खांसते हुए कहा, हाँ, हम इसका ध्यान रखेंगे। शर्म से उसके कान लाल हो गए थे और वह खुद को हंसने से रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने हल्के से गला साफ किया और डॉक्टर की तरफ देखते हुए पूछा, कल वो बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं चाहता था कि आप उसे देखें और पता लगाएं कि वो कल रात बेहोश क्यों हुई। और उसे कोमा से उठे हुए कुछ दिन हो गए हैं, लेकिन उसकी याददाश्त वापस नहीं आई है। मैं जानना चाहता था कि उसे कब याददाश्त वापस आएगी। वर्तमान में कार्यरत शाही डॉक्टर ने हमें बताया था कि उसे जल्द ही अपनी याददाश्त वापस मिल जाएगी, लेकिन उसे नहीं मिली। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे उसे अपनी याददाश्त वापस मिल जाए? उसने चेहरे पर ठंडे और चिंतित भाव के साथ उससे पूछा। जब झाओ मिंग ने उसका प्रश्न सुना तो वह चिंता और घबराहट में जी चेंग की ओर देखने लगी। उसने बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक नज़र डाली और उसने कुछ नहीं कहा, बस उसी रहस्यमय निगाह से उसे देखता रहा। उसने घबराहट में अपने निचले होंठ को काट लिया, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि सामने वाला आदमी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है जैसे वह उसके बारे में कुछ जानता हो। डॉक्टर ने जी चेंग की ओर देखा और थोड़ा मुस्कुराया और कहा, उसे अपनी यादें वापस नहीं मिलेंगी। उसने चेहरे पर एक खाली और रहस्यमय अभिव्यक्ति के साथ कहा। जी चेंग की आंखें गहरी हो गईं और उसने भारी और दबंग आवाज में पूछा, क्या उसे अपनी यादें वापस क्यों नहीं मिलेंगी? वह बूढ़े की कही बात से चिंतित हो रहा था। हालांकि उसे झाओ मिंग के इस तरह होने से कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि वह उसे ज्यादा पसंद करता था और वह उसे ज्यादा पसंद करती थी। मास्टर ली वास्तव में चिकित्सा के क्षेत्र में एक महान व्यक्ति थे और वे झाओ मिंग के पिता झाओ बाई के मित्र भी थे। अंतर केवल इतना था कि झाओ बाई सैन्य चिकित्सक के रूप में कार्य करते हैं जबकि मास्टर ली शाही परिवार की सेवा करते हैं। कभी कभी झाओ बाई राजधानी आता है और महल में मास्टर ली से मिलने जाता है। इस तरह बूढ़े सम्राट के साथ उसके रिश्ते बेहतर हो गए क्योंकि उसने झाओ बाई की क्षमता को अपनी आंखों से देखा था। झाओ बाई के पास चिकित्सा के प्रति अपार और अद्वितीय ज्ञान और दृष्टि है जो उन्हें विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए अधिक से अधिक दवाएं बनाने के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए उन्होंने जी चेंग के साथ झाओ मिंग को भी सिंहासन पर बैठाया क्योंकि वह उन्हें और उनकी एकमात्र बेटी को पसंद करते थे जिसने अपने पिता से औषधीय कला सीखी थी। जी चेंग का सवाल और उदास चेहरा सुनकर मास्टर ली न तो कुछ बोले और न ही घबराए। वे अपनी जगह पर जड़वत खड़े रहे और हल्के से मुस्कुराए। वह झाओ मिंग को उसके जन्म के दिन से जानते हैं और उसके पिता उनके बहुत अच्छे दोस्त थे और यही कारण था कि वह इस औषधीय क्षेत्र में इतनी आगे तक पहुंचे। उसने झाओ मिंग की ओर अपनी नज़र घुमाई और कहा, उसे उसकी यादें नहीं मिलेंगी क्योंकि अध्याय 247 क्या होगा अगर यह आदमी मुझे मेरी दुनिया में वापस जाने में मदद कर सके। झाओ मिंग तब दंग रह गई जब बूढ़ा आदमी उसकी ओर मुड़ा और बिना किसी हड़बड़ी के बोला, उसे उसकी यादें वापस नहीं मिलेंगी क्योंकि उसके धीमे धीमे शब्द उसे डरा और घबरा रहे थे। उसकी आंखें उस पर टिकी थीं और उसके विचारों को समझने की कोशिश कर रही थीं। उस आदमी ने उसे एक अजीब सी मुस्कान दी और आगे कहा, उसे अपनी यादें वापस नहीं मिलेंगी क्योंकि उसने उन्हें खोया नहीं है। उसने झाओ मिंग की ओर देखते हुए धीरे से कहा। झाओ मिंग को लगा जैसे उस पर बम फेंका गया हो और उसका डर सच हो गया हो। लगता है उस आदमी ने देख लिया था कि वह अपनी यादें भूलने का नाटक कर रही थी। लेकिन मुख्य समस्या ये थी कि वह नाटक नहीं कर रही थी, बल्कि उसे अपनी यादें नहीं थीं। अगर उसे याददाश्त ही नहीं है तो वो क्या कर सकती है? ऐसा तो नहीं कि वो जानबूझकर भूलने का नाटक कर रही थी। अगर इन लोगों ने इस बूढ़े की बातों पर यकीन कर लिया तो उसे अंदाजा भी नहीं कि उसके साथ क्या होगा। उसने अपनी दोनों हाथों से अपनी पोशाक को कसकर पकड़ लिया जिससे वह उखड़ गई।
उसका माथा पसीने की बूंदों से भर गया था और उसका पूरा शरीर घबराहट से गर्म और कांप रहा था। जी चेंग ने भौहें सिकुड़ी और झाओ मिंग को असमंजस से देखा। बूढ़ा आदमी चिकित्सा का विशेषज्ञ था और किसी की नाड़ी देखकर ही उसके शरीर की समस्या का पता लगा सकता था, और उसके मुंह से ये शब्द सुनकर वह स्तब्ध और हतप्रभ रह गया। वह उलझन में था और विश्वास नहीं कर पा रहा था कि झाओ मिंग बीमार होने और कोई याद न होने का नाटक कर रही थी, क्योंकि उसकी हरकतें पहले से अलग थीं और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह नाटक कर रही है। उसने अपनी नज़रें फिर बूढ़े आदमी पर घुमाईं और उलझन में झिझकते हुए पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है कि उसने अपनी याददाश्त नहीं खोई है? क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि महारानी ये दिखावा कर रही थी कि वह अपनी यादें भूल गई हैं? उसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची थी और जाहिर तौर पर चिड़ी हुई और गुस्से से भरी हुई थी। झाओ मिंग ने जी चेंग के उत्तेजित भावों पर नजर डाली और उसे डर था कि वह भी डॉक्टर की बातों पर विश्वास कर लेगा और फिर उसे सभी से झूठ बोलने की सजा दी जाएगी। वह अपनी घबराहट को नियंत्रित करने की कोशिश में अपने निचले होंठ को काटती है। मैं क्या करूं? लगता है ये आदमी ये बता देगा कि मुझे भूलने की बीमारी नहीं है, तो मैं इस स्थिति से कैसे निपटूंगी? बूढ़े आदमी ने जी चेंग और उसके उत्तेजित भावों को गौर से देखा और हल्का सा मुस्कुराया, जिससे किनारे खड़ा झाओ मिंग नाराज हो गया। उसे उस आदमी की धीमी और बेपरवाह हरकतों पर गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे परेशान करने के लिए जानबूझकर सस्पेंस पैदा कर रहा था। वह खड़ा हुआ और जी चेंग की ओर देखते हुए बोला, मैं यह नहीं कह रहा कि महारानी स्मृतिलोप का नाटक कर रही हैं, बात बस इतनी है कि उनके पास वे यादें नहीं हैं, तो वह उन्हें कैसे भूल सकती हैं? उसने जी चेंग की आंखों में सीधे देखते हुए कहा। जी चेंग उस आदमी की बातें सुनकर और अधिक उलझन में पड़ गया। उसका क्या मतलब है कि उसे वो यादें नहीं हैं? क्या ये वही बात नहीं है कि भूलने की बीमारी के कारण उसकी यादें चली गईं? इस आदमी की बातें ज्यादा अजीब क्यों हैं? उसने आंखें सिकुड़कर उस आदमी को असंतुष्ट भाव से देखा। उसने चिकित्सा के क्षेत्र में उसके अपार ज्ञान के बारे में सुना था और यह आदमी झाओ मिंग के पिता का करीबी था और उनके साथ काम करता था, इसलिए उसने सोचा कि वह जरूर भरोसेमंद होगा। हालांकि जब झाओ मिंग ने उस आदमी की बातें सुनी तो उसके चेहरे पर उलझन भरी नजर आई। उसने घबराहट से उस आदमी को देखा। दूसरों की तरह उसकी बातें उसे बकवास नहीं लगती, क्योंकि उसने जो कहा वो सही था। वह अपनी यादें भूली नहीं थी, पर उसके पास कोई यादें नहीं हैं। वह सही कह रहा था और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उसे कैसे पता चला कि उसकी कोई यादें नहीं हैं। क्या इस आदमी को पता है कि मैं झाओ मिंग नहीं हूं? या वह बस अटकलें लगा रहा है और बकवास कर रहा है? उसने उस आदमी को एक तरफ से घूरते हुए सोचा, तो तुम कहना क्या चाहते हो? उसे अपनी यादें कब वापस मिलेंगी? जी चेंग का धैर्य जवाब दे रहा था, इसलिए उसने सीधे उससे सवाल पूछ लिया। बूढ़े आदमी ने उसकी ओर देखा और कहा, वह अपनी यादें वापस नहीं पा सकती क्योंकि उसके पास कोई याददाश्त नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूं, महारानी? आदमी ने झाओ मिंग की ओर देखा और मुस्कुराया। झाओ मिंग हैरान रह गई जब उसने अचानक उससे ये सवाल पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सवाल पर क्या प्रतिक्रिया दे। उसने पलटकर जी चेंग की तरफ देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। जी चेंग ने झाओ मिंग के भ्रमित और हतप्रभ भावों को देखा और महसूस किया कि वह इस आदमी से डर गई थी और उसके शब्दों ने भी उसे परेशान किया। जी चेंग उस बूढ़े आदमी की उलझी हुई बातें सुनकर नाराज हो गया। पहाड़ों में इतने लंबे समय तक रहने वाला आदमी शायद अपना विवेक और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की क्षमता खो चुका होगा, तभी तो ऐसा व्यवहार कर रहा था। मास्टर ली, मुझे खुशी है कि आप महारानी का हालचाल जानने के लिए मेरे कहने पर आए। आपने अपना काम कर दिया है, इसलिए आप अपना इनाम लेकर जा सकते हैं। उसने फेंगजू को अंदर बुलाया और उस आदमी की बातों को अनसुना करते हुए अपनी बात पूरी की। वह इस आदमी से कोई बकवास नहीं सुनना चाहता जो अपने होश में नहीं लग रहा था। वह बकवास कर रहा था और अजीब व्यवहार कर रहा था। उसने महसूस किया कि यह समय की बर्बादी थी कि उसने उसे झाओ मिंग की जांच करने के लिए कहा और उसे उस अपमान का सामना करना पड़ा जो उसने बूढ़े व्यक्ति के शब्दों से झेला था। उसने झाओ मिंग की ओर देखा, जिसके हाव भाव ठीक नहीं लग रहे थे और वह पहले से अधिक पीली और बीमार दिख रही थी। लेकिन उसके लिए ये बीमारी नहीं बल्कि उसकी घबराहट थी। ये पहली बार था जब किसी ने उसकी हालत का सही अनुमान लगाया था। वह देख सकती है कि उसके सामने खड़ा आदमी सामान्य नहीं है और वह उसके बारे में कुछ जानता है। उस आदमी ने जी चेंग के विनम्र लेकिन नाखुश शब्दों का कोई जवाब नहीं दिया। वह वहीं खड़ा रहा और किनारे खड़े झाओ मिंग की तरफ देखा और महत्वाकांक्षी मुस्कान दी। झाओ मिंग की आंखें घबराहट से चौड़ी हो गईं। अब उसे यकीन हो गया था कि वह आदमी उसके बारे में कुछ जानता है। हालांकि वह जी चेंग के सामने उससे इस मामले के बारे में नहीं पूछ सकती थी और वह आदमी भी पहाड़ों में रहता है, इसलिए उसे महल में लंबे समय तक रहने के लिए कुछ करना होगा, अन्यथा वह आशा की अपनी एकमात्र किरण खो देगी। क्या होगा अगर यह आदमी मुझे मेरी दुनिया में वापस जाने में मदद कर सके? झाओ मिंग की आंखें इस विचार से चमक उठी जब उसने उस आदमी को देखा। लेकिन अगले ही पल कमरे का दरवाजा खुला और फेंगजू ने अपने हाथों में एक छोटी थैली लेकर उसे खोला और जी चेंग को दे दिया। जी चेंग ने इसे बूढ़े आदमी को दिया और कहा, मास्टर ली, यह आपका इनाम है। ये 30 सोने के सिक्के हैं जो मैं आपको महारानी की जांच करने के लिए दे रहा हूँ। मेरे अनुरोध पर यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद। ये यहाँ तक आने के लिए आपका इनाम है। उन्होंने बूढ़े आदमी को थैली सौंपते हुए थोड़ा सिर हिलाया। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर उदासी छा गई जब उसने असंतोष से जी चेंग की ओर देखा और कहा, मुझे इस इनाम की आवश्यकता नहीं है। मैं महारानी से मिलने आया था क्योंकि मैं भी उनके बारे में चिंतित था, क्योंकि वह मेरे दोस्त की बेटी थी। अब वह नहीं रहे, इसलिए मुझे उनकी देखभाल करनी होगी। इसलिए मैं उसे देखने आया था। जब मैंने देख लिया कि वह सुरक्षित और स्वस्थ है तो मुझे अब यहाँ और रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। आदमी ने दरवाजे की ओर चलने से पहले थोड़ा झुककर कहा। जी चेंग भी उसके शब्दों और उसके कहने के तरीके को सुनकर हैरान रह गया। सुरक्षित और स्वस्थ? वह उलझन में था कि सुरक्षित और स्वस्थ से उसका क्या मतलब है।
वहीं किनारे खड़ी झाओमिंग भी उसकी बातें सुनकर दंग रह गई। अब उसे एहसास हुआ कि यह आदमी झाओमिंग और उसके पिता को भी जानता है। अब तक किसी ने उसे नहीं बताया था कि वह कौन है, इसलिए उसे इस आदमी के बारे में यकीन नहीं था। लेकिन ऐसा लगता है कि इस आदमी का झाओमिंग के साथ कुछ संबंध है और वह कुछ ऐसी बात भी जानता है जो किसी और को नहीं पता। उसने उस आदमी की पीठ की ओर देखा जिसने 30 सोने के सिक्कों का इनाम लेने से मना कर दिया था, जो किसी की जांच करने के लिए एक बड़ी राशि थी, और जी चेंग की बात सुनने का इंतजार किए बिना चली गई। उसने उसे वह चेहरा नहीं दिया जो अन्य लोग देते थे और किसी का इंतजार किए बिना ही चला गया। झाओमिंग को लगा कि अगर उसने उसे खो दिया है तो उसके पुनर्जन्म का सच जानने और यह जानने का कोई रास्ता नहीं है कि उसने कोई यादें क्यों नहीं दी। इसलिए बिना किसी की ओर देखे वह चिल्लाए, रुको। उसकी आवाज़ तेज और साफ थी जिससे जी चेंग और फैंग जू भी चौंक गए, क्योंकि वह पहले भी ऐसे ही चिल्ला चुकी थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह उस आदमी पर चिल्लाएगी और उसे वापस बुलाएगी। वे इस बात से उलझन में थे कि उसने उस आदमी को क्यों बुलाया जबकि वह उस पर भूलने की बीमारी का नाटक करने का आरोप लगा रहा था। हालांकि वे नहीं जानते कि उसके सामने खड़ा आदमी ही उसके सारे सवालों का जवाब था। अगर वह इस आदमी को खो देती तो उसे पता ही नहीं चलता कि उसके साथ इतना कुछ क्यों हुआ और उसे झाओमिंग जैसी यादें क्यों नहीं मिलीं। अध्याय 248। एक रात यहाँ रुको। झाओमिंग अपनी जगह पर बेचैन थी और सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसने उस आदमी को जाते हुए देखा। यही वो आदमी है जो उसे ये समझने में मदद कर सकता है कि वो यहाँ क्यों आए हैं और वापस कैसे जा सकती है। उसने भावशून्य जी चेंग की ओर देखा जो उस आदमी को जाते हुए देख रहा था। जब वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी तो उसने कक्ष के दरवाजे पर खड़े आदमी को बुलाया और चिल्लाया, रुको। सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर गया, यहाँ तक कि जो व्यक्ति जा रहा था वह भी रुक गया और झाओमिंग के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। आदमी ने उसकी तरफ देखा पर उसकी तरफ नहीं बढ़ा। आभा और आकर्षण से भरा बूढ़ा आदमी वहीं खड़ा रहा और झाओमिंग के पीले चेहरे को देखने लगा जिसका रंग घबराहट से उड़ गया था। जी चेंग भी हैरान रह गया जब उसने अचानक उस आदमी को रोक दिया और उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह पहले से कमजोर लग रही थी। उसे इस हालत में देखकर वह चिंतित हो गया। झाओमिंग ने अपने आसपास के लोगों की परवाह किए बिना सामने खड़े आदमी को घूरा और उसके पास चली गई। वह उस आदमी के सामने खड़ी हो गई और बोली, प्लीज मत जाए। एक रात यहीं रुकिए प्लीज। उसने मासूमियत और हताशा से अपनी आंखें झपकाईं। उस आदमी को जाते देख उसे बेचैनी हो रही थी, क्योंकि मानो वो अपनी इकलौती उम्मीद को ही दूर भेज रही हो। अगर ये आदमी यहीं रुकता तो उसे उससे बात करने का मौका मिलता और वो पूछ पाता कि उसने वो बातें क्यों कही थीं जो वो अपनी यादें भूल नहीं पा रही, क्योंकि वो यादें उसके पास नहीं हैं। ये समझ से परे है कि उसने बिना कुछ जाने ये शब्द क्यों कहे। वह थोड़ी घबराई हुई थी कि वह आदमी उसकी मदद नहीं करेगा और उसकी गुजारिश ठुकरा देगा। जी चेंग जो इस स्थिति में खड़ा था उसने झाओमिंग की ओर देखा जो उस आदमी से रात रुकने के लिए कह रहा था। उसकी भौहें तन गईं, क्योंकि वह उलझन में था कि उसने उस आदमी को रात रुकने के लिए क्यों कहा, जबकि वह उसे यह कहकर अपमानित कर रहा था कि वह बीमारी का बहाना कर रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि झाओमिंग उस आदमी के सामने इतना विनम्र व्यवहार क्यों कर रही थी। वह उसके पास गया और पूछा, झाओमिंग तुम क्या कर रही हो। वह जी चेंग की ओर मुड़ी और अपने निचले होंठ को काटते हुए धीमी आवाज में बोली, महाराज कृपया मास्टर ली को एक रात के लिए यहाँ रुकने दीजिए। मुझे शायद कुछ भी याद ना हो, लेकिन आखिरकार वह मेरे पिता के दोस्त हैं। मैं उनसे बात करना चाहती हूँ और अपने पिता के बारे में और जानना चाहती हूँ, और कौन जानता है कि मुझे अपने अतीत के बारे में भी याद हो। कृपया उन्हें यहाँ रुकने दीजिए। उसने सावधानी से पूछा। जी चेंग और बूढ़े आदमी की पिछली बातचीत से वह समझ गई है कि मास्टर ली झाओमिंग के पिता के दोस्त थे और उनके बीच बहुत अच्छे संबंध रहे होंगे, इसीलिए वह आदमी उसकी जांच करने और उसका इलाज करने के लिए इतनी दूर आया था। हालांकि उसकी नब्ज जांचने के बाद एक आदमी के चेहरे पर अभिव्यक्ति बदल गई और वह महसूस कर सकती थी कि उसकी निगाहें अजीब हो गई हैं और उसे लगा कि वह उसके बारे में कुछ जानता है, इसलिए उसने वे शब्द कहे। जी चेंग के विपरीत उसे ऐसा नहीं लगता कि पहाड़ों में लंबे समय तक रहने के बाद उस आदमी का ज्ञान कम हो गया है, बल्कि वह ऐसी कई चीजें जानता है जो उसके जैसे लोग नहीं समझ सकते, और वह उसके इस दुनिया में आने के पीछे का रहस्य भी जानता है। बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा और सिर्फ झाओमिंग को देखा, जिस तरह से वह जी चेंग से बात कर रहा था और जिस तरह से वह उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए जब उसने देखा कि जी चेंग ध्यान से झाओमिंग की बातें सुन रहा था और उसे कोमल निगाहों से देख रहा था। वह झाओमिंग से उसकी शादी के बाद एक बार मिला था, क्योंकि वह उस समय चिकित्सा विभाग का प्रमुख और शाही चिकित्सक भी था। हालांकि उस समय उसने उससे ज्यादा बात नहीं की थी, क्योंकि वह महारानी का पद प्राप्त कर चुकी थी। फिर भी उसने देखा था कि उनके रिश्ते ठीक नहीं थे और एक दूसरे के प्रति कुछ अलगाव की भावनाएं थीं। झाओमिंग, जो जी चेंग से बात कर रही थी, ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा और उसकी हल्की सी मुस्कान देखी जो मानो उसका मजाक उड़ा रही हो। उसकी रहस्यमयी मुस्कान देखकर वह अवाक रह गई। जी चेंग, जो इस स्थिति और उस आदमी को रुकने देने के उसके असली मकसद से अनजान था, उसे लगा कि वह उस आदमी को इसलिए रुकवाना चाहती थी क्योंकि वह उससे बात करना चाहती थी और अपने अतीत के बारे में जानना चाहती थी। हालांकि उसे उस बूढ़े आदमी पर भरोसा नहीं था, फिर भी वह झाओमिंग को मना नहीं कर सका जो उससे दिल से विनती कर रहा था। उसने बस अपने सामने बैठे बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और भारी तथा दबंग आवाज में कहा, मास्टर ली, आप हमसे मिलने के लिए इतनी दूर से आए हैं, इसलिए इस तरह जाना व्यर्थ होगा। कृपया एक रात यहाँ रुकें और हमें आपका आतिथ्य दिखाने का मौका दें। झाओमिंग, जो उसके बगल में खड़ी थी, ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, हाँ, आपको यहाँ रुकना चाहिए और मुझसे बात करनी चाहिए। मुझे आपसे बहुत सी बातें पूछनी हैं। आखिरकार मेरा मतलब है कि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, है ना? इसलिए आपको मुझे आपकी सेवा करने का मौका देना चाहिए। आप मुझे आपका स्वागत करने और आपकी सेवा करने का मौका दिए बिना ऐसे नहीं जा सकते। वह हताश होकर मुस्कुराए और अपनी मुट्ठी भींचकर उसके जवाब का इंतजार करने लगी। उसने लगभग कह ही दिया था कि वह उसकी बेटी जैसी है।
वह झाओमिंग के बारे में बात कर रही थी, लेकिन एक पल के लिए लगभग भूल ही गई कि अब वह झाओमिंग है। बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा और उसे देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी कि वह उसे महल में एक रात रुकने के लिए इतनी कोशिश कर रही है। उसने उससे कुछ नहीं कहा, बल्कि जी चेंग की ओर मुड़कर हल्के से सिर हिलाया। अगर महाराज चाहते हैं कि मैं यहाँ रुकूं, तो मैं आपकी बात कैसे ठुकरा सकता हूँ? मैं रात यहीं रुकूंगा, उसने शांति से कहा। झाओमिंग उसकी बातें सुनकर खुश हो गई। यह उसके लिए एक खुशी का पल था, क्योंकि यह जिद्दी आदमी आखिरकार वो काम करने को राजी हो गया जो वो चाहती थी। जी चेंग ने उसकी तरफ सिर हिलाया और फैंग जू को अपने पास आने का इशारा किया। जब फैंग जू उसके पास आया तो उसने मास्टर ली के लिए एक कमरा तैयार करने और उन्हें थोड़ी देर आराम करने के लिए ले जाने का आदेश दिया। उस समय झाओमिंग ने कुछ नहीं कहा और बूढ़े व्यक्ति को आराम करने दिया, क्योंकि वह बाद में उसे अकेले में बात करने के लिए जाने की योजना बना रही थी। वह जानना चाहती थी कि वह आदमी उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था और क्या वह उसके बारे में कुछ जानता है या क्या वह जानता है कि वह कोई और है और वह यहाँ कैसे आए। ये उसके लिए एक अनजानी जगह थी और वह अकेला ऐसा इंसान था जो उसे देखकर अजीब व्यवहार कर रहा था और कुछ जानता भी लग रहा था। तो वो उससे मिलने का मौका कैसे छोड़ सकती थी? जब उसने फैंग जू को बूढ़े आदमी को अपने साथ ले जाते देखा तो उसने राहत की सांस ली। जी चेंग, जो उसके बगल में खड़ा था, ने उसे इस तरह आहें भरते देखा और मजे से अपनी भौहें चढ़ा लीं। उसे अंदाजा नहीं था कि वह क्या योजना बना रही थी, लेकिन उसे इतना बेचैन और हताश देखकर वह समझ गया कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। हालांकि वह ये नहीं बता पाया कि उसकी समस्या क्या है। उसने स्थिति पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उससे कहा, तुम्हें उस आदमी की बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर विश्वास है। उसकी आवाज़ धीमी और कोमल थी। झाओमिंग जो दूर जा रहे आदमी की पीठ की ओर देख रही थी, उसने अचानक पीछे से एक मर्दाना गहरी आवाज़ सुनी और जब उसने महसूस किया कि वह उसके बहुत करीब खड़ा है तो उसने उसकी ओर देखा। वह उसके शरीर की गर्मी महसूस कर सकती थी और यदि वह थोड़ा भी हिलती तो उसकी छाती से टकरा जाती। उसके कानों में उसके शब्द गूंजे, मुझे तुम पर विश्वास है, जिससे उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी बातें सुनकर उसे कुछ बुरा लगा, क्योंकि सच में वह उसकी झाओमिंग नहीं थी। वह तो बस एक लड़की थी जो इस दुनिया में आई थी और अब उसकी पत्नी के शरीर में थी। वह उनके रिश्ते पर टिप्पणी नहीं कर सकती थी, लेकिन जिस तरह से उसने उसे देखा है उससे ऐसा नहीं लगता कि वह एक बुरा आदमी था। इसके बजाय उसने महसूस किया कि झाओमिंग और उसके बीच कुछ समस्याएं और गलतफहमी हो सकती है। वह अपने रिश्ते के बारे में विस्तार से नहीं जानती, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। हालांकि वह उसे बुरा आदमी नहीं लगता। अध्याय 249 में तुम्हें जितना चाहो उतना असभ्य होने की अनुमति देता हूँ। फैंग जू के बूढ़े आदमी के साथ चले जाने के बाद जीचेंग बिना कुछ कहे झाओमिंग के बिस्तर की ओर चल पड़ा। झाओमिंग ने उस आदमी की तरफ देखा जो उसके बिस्तर की तरफ बढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसका कमरे से जाने का कोई इरादा नहीं है। उसने उलझन में अपनी बाहें ऊपर उठाई, क्योंकि अब बूढ़ा आदमी भी जा चुका है और उसे रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह चाहती थी कि वह चला जाए ताकि वह योजना बना सके कि उस आदमी से उसकी अजीबोगरीब बातों के बारे में कैसे पूछे। अगर उसे पता है कि वह झाओमिंग नहीं जीमिंग है तो वह सीधे तौर पर पूछ नहीं सकती। अगर वह ऐसा करती है तो यह हास्यास्पद होगा। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि उसका जाने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वह उसके बिस्तर पर गया और उसके तकिए को थपथपाया और बिस्तर पर लेटने के लिए तैयार हो गया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और वह लंबे कदमों से उसकी ओर बढ़ी और बोली, महाराज आप क्या कर रहे हैं? जी चेंग जो बिस्तर पर बैठा था और बिस्तर पर लेटने के लिए तैयार था, उसने असमंजस में उसकी ओर देखा और अपनी लंबी पलकें झपकाते हुए लापरवाही से जवाब दिया, मैं बिस्तर पर लेटने की तैयारी कर रहा हूँ। मैं थक गया हूँ और आराम करना चाहता हूँ, उसने तथ्यात्मक रूप से कहा। कल रात वह सो नहीं पा रहा था, क्योंकि वह सोते हुए उसे लात मार रही थी और गले लगा रही थी और उसके लिए ऐसे सोना मुश्किल हो रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाया और बस कुछ ही घंटे सो पाया, जो उसके शरीर को आराम देने के लिए पर्याप्त नहीं था। यहाँ तक कि सुबह के समय भी उसे उसकी यातना सहनी पड़ती है, क्योंकि वह सोते समय बहुत ज़्यादा हिलती डुलती रहती है और उसकी माँ और ज्योली सुबह सुबह हंगामा भी करते हैं। उसके बाद उसे काम पर जाना पड़ा और घटनाओं के सिलसिले में उसे ज़रा भी आराम करने का मौका नहीं मिला। अब जब वह डॉक्टर को झाओमिंग की जांच के लिए ले गया तो हालांकि उसे नतीजे पसंद नहीं आए, फिर भी उसे लगा कि उसे कोई गंभीर समस्या नहीं होनी चाहिए। वह पहले से बेहतर लग रही है और वह किसी और डॉक्टर से उसकी जांच करवाएगा, क्योंकि उसे मास्टर ली की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब जब सब चले गए हैं तो वह थोड़ी देर आराम करना चाहता था और अपनी कमर सीधी करना चाहता था। वह बहुत थक गया था, क्योंकि उसकी आंखों में थकावट साफ दिखाई दे रही थी और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे दिखाई दे रहे थे। झाओमिंग ने उसकी हालत पर ध्यान नहीं दिया और बस उसे अपने बिस्तर पर ऐसे लेटा हुआ देख पाई जैसे वह उसका अपना बिस्तर हो। उसे हमेशा किसी और के साथ अपना बिस्तर साझा करने में असहजता महसूस होती थी। कल रात उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसकी तबीयत खराब होने के कारण उसने ज़बरदस्ती उसके साथ सोने को कहा था। लेकिन अब वह ठीक है और उसे उसके साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा वह थोड़ी देर सोना भी चाहती थी। उसने दोपहर का खाना बहुत ज़्यादा खा लिया था और उसके पास करने को भी कुछ नहीं था। वह उस आदमी से मिलने और उसके बारे में जो कुछ भी वह जानता है उसके बारे में पूछने से पहले थोड़ी देर की झपकी लेना चाहती थी। हालांकि वह उसे अपने बिस्तर पर लिटाकर सो नहीं सकती थी, खासकर दिन में। रात में चारों ओर अंधेरा होता था और उसे उसकी मौजूदगी का ज्यादा एहसास नहीं होता था, लेकिन सुबह वह उसे साफ देख सकती थी, क्योंकि बाहर से कमरे में रोशनी आ रही थी। बिजली नहीं है, इसलिए वे कमरे को रोशन रखने के लिए लालटेन जलाते हैं। दिन में लालटेन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सूरज की किरणें कमरे को रोशन कर देती हैं। झाओमिंग ने सवाल का ऐसा जवाब देने पर उसे घूर कर देखा। उसका जवाब सुनकर वह अवाक रह गई। उसका यह मतलब नहीं था। वह जानना चाहती थी कि वह सोने के लिए अपने कमरे में क्यों नहीं जा रहा था, बल्कि उसके कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था।
उसे लगा जैसे उसका धैर्य जवाब दे रहा है। उसने गहरी सांस ली और यथासंभव विनम्र बने रहने की कोशिश करते हुए फिर पूछा, मेरा मतलब है कि अगर आप थके हुए हैं तो आपको अपने बिस्तर पर जाकर सो जाना चाहिए। आपका बिस्तर मेरे बिस्तर से बहुत बड़ा और बेहतर होगा। इसके अलावा मैं आपको अपने कमरे में कैसे रख सकता हूँ? क्या होगा अगर महारानी डोवागर को इस बारे में पता चल गया और वह फिर से मेरे पास आएंगी? उसने दांत पीसते हुए कहा। जी चेंग बिस्तर पर दोनों हाथों से अपने शरीर को सहारा देकर बैठ गया क्योंकि वह सीधा बैठने में थक गया था। हालांकि वह उसे बिस्तर पर लेटने नहीं देती और लगातार सवाल पूछती रहती है। जब उसने उसकी बातें सुनी तो उसने मजे में अपनी भौहें उठाईं और कहा, तो तुम्हें इस बात की चिंता है कि माँ को पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे कमरे में हूँ? उसने कुछ सोचते हुए और समझ में सिर हिलाते हुए कहा। झाओ मिंग बस उसे देखती रही, उसकी बोलती बंद हो गई। क्या उसने उसकी बातों का सिर्फ यही हिस्सा सुना है? उसके कमरे में सोने के बारे में क्या ख्याल है? जी चेंग ने एक मिनट के लिए भी झाओ मिंग की ओर नहीं देखा और ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी आंखें बंद करके सिर झुकाए कुछ सोच रहा था। वह बस उसे ऐसे ही व्यवहार करते हुए देख रही थी और उसके रूप रंग पर हैरान थी। वह बिना कोशिश किए ही सेक्सी लग रहा था। अच्छे रूप और व्यवहार वाला वो आदमी तो जैकपॉट है। अगर वो उसे 21वीं सदी में मिलती तो अच्छा होता, पर यहाँ तो उसे एक पुरुष के रूप में पसंद करना नामुमकिन था। उसे लगा कि वह उसकी ओर आकर्षित है क्योंकि वह सुंदर है और कभी कभी बहुत प्यारा भी लग सकता है। लेकिन वह पूरी जिंदगी यहीं रहने का इरादा नहीं रखती थी और जितनी जल्दी हो सके वापस जाना चाहती थी। जी चेंग ने आखिरकार उसके चेहरे की ओर देखा और कहा, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब से तुम्हें मुझे सब कुछ बताना चाहिए। अगर मेरी माँ या जियाओली भी तुमसे कुछ कहती या करती हैं तो मेरे पास आना, मैं उन्हें संभाल लूंगा। पहले की तरह सब कुछ अपने तक ही मत रखना। उसने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए उससे कहा। झाओ मिंग उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। ये शब्द बिल्कुल अप्रत्याशित थे और जिस तरह से उसने कहा उससे मजाक नहीं लग रहा था। ऐसी बातें कहते हुए वह उसकी गंभीरता को समझ सकती थी। इसके अलावा आप महारानी हैं, इसलिए एक महारानी के रूप में अपने अधिकार का उपयोग करें। हालांकि मेरी माँ महारानी विधवा हैं, लेकिन आप कार्यकारी महारानी भी हैं। आपको बोलने और अपने अधिकारों का उपयोग करने का पूरा अधिकार है। लोगों के सामने सिर्फ इसलिए न झुके क्योंकि आप उनका सम्मान करते हैं और आप दयालु हैं। उसने अपने जबड़े कसते हुए कहा क्योंकि उसे उन सभी गंदी हरकतों की याद आ गई जो उन्होंने उसकी पीठ पीछे की हैं। उस समय वह महल में चल रही गतिविधियों पर ध्यान न देकर देश के अन्य क्षेत्रों में विद्रोहियों को बसाने और अपनी शक्ति को मजबूत करने में व्यस्त था। हालांकि उसकी इस अज्ञानता ने झाओ मिंग के साथ उसके रिश्ते और उसके साथ उसके विवाह की नींव को कमजोर कर दिया। लोग बहुत क्रूर हो सकते हैं। आपको उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वे आपके साथ करते हैं। सिर्फ इसलिए कि आप उनसे प्यार करते हैं या उनका सम्मान करते हैं, आप उन्हें अपने आत्मसम्मान पर हावी नहीं होने दे सकते। और यही बात मेरे साथ भी लागू होती है। झाओ मिंग अंडरस्को उसे समझ नहीं आ रहा कि वह अचानक उसे लोगों से सही तरीके से पेश आने का उपदेश क्यों दे रहा है। ये बात वह किसी और से बेहतर जानती है। वह झाओ मिंग जैसी दयालु इंसान नहीं है। अगर हालात उसे मजबूर करें तो वह एक कुतिया बन सकती है। वह मुख्य पात्र बनने के बजाय एक खलनायक बनना पसंद करती है क्योंकि वह उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना पसंद नहीं करती जो चाहते हैं कि वह जिंदगी में नाकामी का सामना करे। वह समझ नहीं पाती कि उसे उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार क्यों करना पड़ा जो उसके साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं करते। जब तक आप मेरी ईमानदारी को महसूस नहीं कर सकते, मुझे माफ़ न करें। मैं आपको जितना चाहें उतना असभ्य होने की अनुमति देता हूँ। मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपके पास आना बंद नहीं करूँगा। यह मेरा आपसे उन चीज़ों के लिए माफ़ी मांगने का तरीका है जो मैंने अतीत में की हैं या जिन चीज़ों के बारे में मुझे पता नहीं था या जिनके बारे में मैंने कभी खुद को परेशान नहीं किया। ये शब्द बोलते हुए उसके चेहरे पर सौम्य भाव थे। वह सीधे उसकी आंखों में देख रहा था, जिससे उसे इस मुद्दे के प्रति अपनी ईमानदारी और गंभीरता का एहसास हुआ। वह अपने रिश्ते में सब कुछ ठीक करना चाहता था और उसे ये भी एहसास दिलाना चाहता था कि वह सचमुच महारानी बनने की हकदार है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मुझे माफ़ करना कि तुम्हें इतनी सारी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा, लेकिन अब मैं सचमुच तुमसे माफ़ी चाहता हूँ और तुम्हें दिए गए सारे दर्द की भरपाई करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी कि मैं तुम्हारे पास आ सकूं और हमारे रिश्ते को एक नई शुरुआत दे सकूं? उसने चमकती आंखों से पूछा। झाओ मिंग चौंक गई जब उसने अचानक भारी और भावुक शब्दों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसे शब्द कहेगा। जब उसने उससे माफ़ी मांगी तो उसे अजीब लगा क्योंकि वह वो सही इंसान नहीं थी जिससे उसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। उसे लगा कि ये शब्द असली झाओ मिंग के लिए थे क्योंकि उसके साथ किसी भी तरह का अन्याय या अत्याचार नहीं हुआ था और असली झाओ मिंग ही उसकी माफ़ी सुनने का हकदार है। उसे बुरा लगा क्योंकि वो शब्द नहीं सुन पा रही थी जो वो सुनना चाहती थी। झाओ मिंग ने कुछ नहीं कहा और बस उलझन भरी नज़रों से उसे देखता रहा। अध्याय 250 हम साथ सो सकते हैं। झाओ मिंग को लगा कि जी चेंग को झाओ मिंग को अतीत में इस तरह से कष्ट देने के लिए बुरा लगा था और उसके कोमा में जाने से वह डर गया होगा और वह उन सभी चीज़ों को ठीक करना चाहता था जो उसने पहले की थी। लेकिन उसकी माफ़ी स्वीकार करना उसके लिए बोझिल लग रहा था क्योंकि उसने सब कुछ नहीं झेला था और सिर्फ इसलिए कि उसने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था वह उसे माफ़ नहीं कर सकती थी। वह असली झाओ मिंग नहीं थी और उसकी ओर से फैसले नहीं ले सकती थी। वह असहज महसूस कर रही थी और उसने इस मामले में चुप रहने का फैसला किया। उसने उसकी तरफ देखा जिसके चेहरे पर एक कोमल भाव था और उसकी आंखें उसे एक लावारिस पिल्ले की याद दिला रही थीं जो उसके ठंडे और कठोर व्यक्तित्व के बिल्कुल विपरीत था। इस पल उसे लगा जैसे उसका दिल पिघल रहा है। वह उसके प्रति पहले जैसी अडिग नहीं रह गई थी। उसने अपने दिमाग से सभी अतिरिक्त विचारों को हटाने के लिए अपना सिर हिलाया और अपनी पीठ सीधी करके उसे घूरते हुए कहा, महाराज, यह मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि आप यहाँ क्यों सो रहे हैं। आपका अपना कक्ष है और वह इस कक्ष से अधिक आरामदायक है। आप वहाँ सो सकते हैं।
इसके अलावा मैं भी थकी हुई हूँ और मुझे आराम की ज़रूरत है, इसलिए कृपया जाए। उसने सीधे उससे सामना किया और उसे जाने के लिए कहा। वह लगभग उसकी बातों में आ गई और इस मुद्दे को भूल ही गई। उसे पता नहीं कि उसने विषय बदला था या उसने, लेकिन उसकी नज़रों के नीचे, जो उसे अपनी कोमल आंखों से देख रही थी, उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ। उसने दूसरी ओर देखा और हल्की खांसी हुई क्योंकि वह उसकी तीखी निगाहों के नीचे बोझिल महसूस कर रही थी जो बिना पलके झपकाए उसे देखता रहता था। उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए जब उसने देखा कि वह उसकी बातों और उसके सवाल को नज़रअंदाज कर रही है। हालांकि उसे इस बात का दुख तो था, लेकिन उसे उतना बुरा नहीं लग रहा था क्योंकि उसने उसे तुरंत मना नहीं किया था। इसका मतलब है कि उनके रिश्ते में सुधार की उम्मीद है और उसे बस उसे अपने आसपास बेहतर और सहज महसूस कराने के लिए और कोशिश करनी होगी। वह अपना सिर थोड़ा सा अपनी तरफ झुकाकर उसे घूर रहा था और उसके छोटे से चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहा था, जो तब और अधिक प्यारा और मनमोहक लग रहा था जब वह अपनी नज़रें दूसरी ओर हटाने की कोशिश कर रही थी और उसके सवाल या उससे नज़रें मिलाने से बचने की कोशिश कर रही थी। वह हल्के से हंसा और बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं थका हुआ हूँ, इसलिए यहीं आराम करूंगा और झपकी लूंगा। और यह मेरी पत्नी का कमरा है, तो मैं कहीं क्यों जाऊंगा? उसने तथ्यात्मक लहजे में कहा। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी जिसे देखकर उसका दिल धड़क उठता था। ठंडा और खतरनाक सम्राट जब भी मुस्कुराता है, बहुत आकर्षक और प्यारा लगता है। मुस्कुराते हुए वह ज्यादा सहज और मिलनसार लग रहा था। अनजाने में उसके होठों पर भी एक मुस्कान आ गई थी, जिससे वह बिना किसी कारण के उसे घूर रही थी। उसने उसकी तरफ देखा और उसे लगा जैसे वह उसके जादू में फंस गई हो। उसने अपना सिर सीधा रखने के लिए पलकें झपकाईं। उसने हल्की सी आह भरी और कहा, महाराज, आप यहाँ रुक सकते हैं, लेकिन मुझे भी आराम करना है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा शरीर कमज़ोर है और मुझे भी आराम की ज़रूरत है। और हम दोनों एक ही बिस्तर पर नहीं सो सकते क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं है। ये बिस्तर आपके कमरे जितना बड़ा नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि आप आराम करने के लिए यहीं चले जाएं। अपनी बात कहते हुए उसने मुस्कुराने की कोशिश की। वह चाहती थी कि वह कमरे से बाहर चला जाए, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा और यहीं रहना चाहता था। वह नहीं चाहती थी कि वह उसके कमरे में रहे क्योंकि वह भी थकी हुई थी। वह भी सोना चाहती थी और उसने बहुत ज़्यादा खा लिया था जिससे उसे नींद आ रही थी और वह थकी हुई थी। लेकिन उसके सामने वाला आदमी उसके बिस्तर से हिला तक नहीं और उसे अपना बिस्तर समझ रहा था। जी चेंग ने उसकी ओर अपनी भौहें उठाईं और हल्के से मुस्कुराया, तुम सोना चाहती हो? झाओ मिंग ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम साथ सो सकते हैं। और बिस्तर भी कोई छोटा नहीं है। हम कल रात साथ सोए थे और तुम्हें मेरे बगल में सोने में कोई दिक्कत नहीं लग रही है। चलो अब इस बात को और मत बढ़ाओ और सो जाओ। मैं थक गया हूँ। उसने जम्हाई लेते हुए कहा और उसकी बातें सुने बिना ही अपने पैर बिस्तर पर रख कर लेट गया। वह बिस्तर पर लेट गया और उसके सोने के लिए भी जगह बना दी। उसने अपने बगल की जगह थपथपाए और कहा, आओ सो जाओ, तुम थक गई होगी। उसने अपनी मनमोहक मुस्कान के साथ उसे देखते हुए कहा। वह बस मुंह खोले उसकी बेशर्मी भरी हरकतें देखती रही। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह आदमी उसके बिस्तर से उतरता ही नहीं, बल्कि उसे अपने पास सोने के लिए कह रहा है। इस समय उसे लगा कि उसने जो शब्द कहे थे वे उसे इस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए थे, क्योंकि वह उसे अपने साथ एक ही बिस्तर पर सुलाना चाहता था। उसे बेशर्मी से अपने पास सोने के लिए कहते देख उसका चेहरा लाल हो गया। पिछली रात अलग थी क्योंकि वह बीमार होने का नाटक कर रही थी, लेकिन आज सुबह वह नींद में उसकी छाती पर लेटी हुई थी और उसे उसके बगल में सोने में असहजता महसूस हो रही थी। वह जानती है कि उसकी सोने की आदतें खराब हैं और वह सोते समय अपने शरीर की गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं रख पाती। सुबह जब वह उसकी बाहों में लिपटी हुई उठी और उसका सिर उसकी गर्दन पर टिका हुआ था, तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि यह पहली बार था जब वह किसी पुरुष के इतने करीब थी। लिवेई के साथ उसका कभी कोई अंतरंग रिश्ता नहीं रहा था और वे दोनों एक साथ रहने वाले अजनबियों की तरह थे। उसने उसकी ओर देखा और उससे नजरें बचाते हुए हकलाते हुए बोली, कौन सी नींद? मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकती। मैं चैन से नहीं सो सकती। सोते समय मैं बहुत हिलती डुलती रहती हूँ और महाराज का मेरे साथ सोना ठीक नहीं है। अगर सोते समय मैंने तुम्हें चोट पहुंचा दी तो क्या होगा? उसने उसे समझाने की कोशिश की कि उसके साथ सोना खतरनाक होगा। उसने मनोरंजन में अपनी भौहें उठाईं और उसकी शर्मीली हरकत, उसके लाल माणिक्य जैसे चेहरे और शर्म से लाल हो चुके चेहरी जैसे कानों को देखकर थोड़ा सा हंसा। वह इतनी प्यारी क्यों है? वह हल्के से हंसा। झाओ मिंग ने उसकी ओर देखा और हल्के से हंस रही थी और उसकी हंसी उसके कानों को मधुर लग रही थी, जिससे वह उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देख रही थी जो खुशी से चमक रहा था। उसने उसकी तरफ देखा और कुछ नहीं कहा, बस हाथ बढ़ाकर उसे अपनी ओर खींचा। इस अचानक हरकत से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह बिस्तर पर गिर पड़ी और उसने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। वह उसकी ओर मुंह करके आलस से बिस्तर पर लेटा हुआ था और जब उसने उसे नीचे खींचा तो वह अपना संतुलन खो बैठी और अपने आधे शरीर के साथ उसके ऊपर गिर गई और उसका चेहरा उसके सामने था और वे इतने करीब थे कि वह अपने चेहरे पर उसकी सांस महसूस कर सकती थी। जब उसने उसे करीब से देखा तो वह उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और काली व लंबी पलकें देख सकी जो उसे और अधिक आकर्षक बना रही थीं। जब उसने अपने चेहरे पर उसकी गर्म सांसों को महसूस किया तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जिससे उसका शरीर इस अचानक निकटता से महसूस हो रही अजीब अनुभूति से कांपने लगा। जी चेंग भी इस बात से हैरान थी और उसने अपनी सफ़ेद त्वचा को देखा जो बाहर से आ रही रोशनी में चमक रही थी। शर्मिंदगी से उसका चेहरा लाल हो गया था, जिससे वह और भी प्यारी और आकर्षक लग रही थी। उसने उसे बिस्तर पर लिटाने के लिए थोड़ा खींचा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अपना संतुलन खो देगी और गिर जाएगी। वह उसके आड़ू जैसे रसीले नम होंठ देख सकता था जो उसे उनकी मिठास चखने के लिए ललचा रहे थे। उसके पके आड़ू जैसे होठों को देखते हुए घबराहट में उसने अपनी लार निगल ली। वह उसकी धड़कनों को महसूस कर सकता था जो बेतहाशा धड़क रही थीं। उसने हल्के से उसकी तरफ देखा और उसकी मोहक गोलाकार आंखों से उसकी नज़रें मिली जो सीधे उसकी आंखों में देख रही थीं।
माहौल बहुत ही महत्वाकांक्षी था और उसके लिए खुद पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।